आपको उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार ना माने। जो बिजली का यूनिट बहुत महंगा हुआ है उसको रिवर्स किया जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं होगा। सीरीज के जरा कल और आज थोड़ा सा जो है ना खर्चों वाला दिन, हमारे तो रोजाना ही खर्चे हो रहे हैं अजीम साहब। अगर हम पाकिस्तान की सीनी इक्विटी की बात करें तो पाकिस्तान किसी यूरोप या किसी और मुल्क से कम नहीं है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुशामदीद, सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूँ आपकी मेज़बान सहरिश ज़ुहैब और मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। दुनिया बोल है में आज का दिन एक लिहाज से बड़ा अहम है क्योंकि पाकिस्तान में अब इलेक्शन के हवाले से चंद दिन बाकी रह गए हैं और इलेक्शन से जुड़ी ख़बरें इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। दूसरा, मौसम में जो तब्दीली है आज उस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है कि एक शहर में हम गर्मी महसूस कर रहे हैं, पहाड़ों पर बर्फ़बारी हो नहीं रही है, धुंध छाई हुई है। तो ये तब्दीली का जो मौसम है ये किस तरह से असरअंदाज होगा अगले आने वाले वक्त में। बिल्कुल, और मकसद हमारा ये होता है कि जब हम शो का आगाज़ करें तो आपको मोटिवेशन दें, जिसके लिए हम कोई ना कोई अच्छी बात आपके साथ लाजमी शेयर करते हैं। तो आज मैं आपसे कहूँगी कि आपको उस वक्त तक कोई नहीं हरा सकता जब तक आप खुद हार ना मान लें, क्योंकि मंजिल चाहे कितनी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं और इंसान को थोड़ी सी तगोदो करनी पड़ती है। और अगर वो ये सोच ले कि उसने कर गुजरना है तो वो कर जाता है। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। बिल्कुल, कहते हैं ना कि मंजिल के लिए दो गाम चलो तो सामने मंजिल आ जाए। तो ये मामला है, कोशिश करना होती है इंसान के बस में और फिर कामयाबी अल्लाह ताला रास्ते बनाता है और वो कामयाबी आप तक भी पहुंचती है और आप कामयाबी तक भी पहुंचते हैं। तो ये बड़े अहम मामलात हैं। अब हम बढ़ेंगे बड़ी खबर की जाने। कौमी टीम में तब्दीलियां भी नतीजा तब्दील न कर सकी। तीसरे T20 में शाहीनों की कारकर्दगी पहले से भी बदतर। कीवीज ने होम सीरीज अपने नाम कर ली। शाहीन शाह आफरीदी का बतौर कप्तान पहली सीरीज का तजर्बा यादगार ना बन सका। अब टीम डायरेक्टर मोहम्मद हफीज से इख्तलाफात की खबरें गर्म हैं। पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहदे का ऐलान तो नून लीग का हुकूमत मिलने पर निजकारी का प्लान। दोनों बड़ी जमातों का इंतखाबात में सादा अक्सरियत से ज़्यादा कामयाबी मिलने का दावा। क्या सियासी जमातों के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान किए जाने वाले सियासी वादे वफा करना मुमकिन भी है? जानने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। मौसमियाती तब्दीलियों के वाज़ेह असरात। सर्दियों का आधा सीजन इख्तिताम, मगर पहाड़ों पर अब तक बर्फबारी नहीं हुई। माहौलियाती माहिरीन परेशान हैं। क्या पाकिस्तान को मुस्तकबिल में पानी की किल्लत का सामना करना पड़ सकता है? और लाहौर की तालिबात का बड़ा कारनामा, जदीद और लग्जरी वाटरक्राफ्ट बोट, इलेक्ट्रिक हैवी बाइक और हाइब्रिड मोटरसाइकिल के मॉडल्स तैयार कर लिए। दुनिया भर में वाह वाह हो रही है। ये मुझे बड़ी खुशी होती है देख के मुदस्सिर कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने वाले बच्चे माशाल्लाह कितने टैलेंटेड हैं कि आप देखें वो कैसी कैसी चीज़ें तैयार कर रहे हैं। और मुझे बड़ा ये मेरे दिल से ख्वाहिश है कि अल्लाह करे कि इन्हें मार्केट में इस तरीके से एक्सेप्ट भी किया जाए, इनको ओन किया जाए, इनके इन आइडियाज़ पे प्रॉपरली काम किया जाए तो चीज़ें बड़ी बेहतर हो सकती हैं अगर इस पर तवज्जो दी जाए। बिल्कुल, असल में बच्चों का वो जो किताब CGPA GPA नंबर्स, उनसे बच्चों को जब निकालेंगे ना तो उनके अंदर बहुत कुछ है, क्रिएटिव हैं, सोच रखते हैं, नए जहान तलाश की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि उन बच्चों को कम से कम आप आज़ादी दें, देन फिर वो आपको कुछ करके दिखाएं। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अगर हम ट्रेंड्स की बात करें ना तो इस वक्त टॉप ट्रेंड जो बना हुआ है एक्स पे वो है जनाब फिन एलन। न्यूजीलैंड के ओपनर है फिन एलन जो कि सोशल मीडिया एक्स पर टॉप ट्रेंड में शामिल हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ तीसरे T20 मैच में फिन एलन ने जारहाना बैटिंग से 48 गेंदों पर सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। कीवीज बल्लेबाज 16 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 62 गेंदों पर 137 रन बनाकर जमान खान के हाथों मुदस्सिर क्लीन बोल्ड हो गए। बिल्कुल, और बड़ी ज़बरदस्त इनिंग खेली और इतनी धुआंधार इनिंग थी, लग रहा था कि वो जो टेप बॉल का टूर्नामेंट होता है ना वैसे कि इतनी तेज़ खेल रहे थे। और बहरहाल फिन एलन ने आज मैच जितवाने में अहम किरदार, बल्कि अपना ही आधे से ज़्यादा स्कोर तो उसका अपना है। बाकी पूरी न्यूजीलैंड जो टीम है
वो मिला के इतना स्कोर कर गए कि पाकिस्तान कामयाब नहीं हुआ है। और अगला ट्रेंड भी क्योंकि क्रिकेट से मुतल्लिक है और वो है बाबर आजम। पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम के सोशल मीडिया पर चर्चे हैं। कप्तानी छोड़ने के बाद बाबर रन्स का पहाड़ बनाने लगे हैं। लगातार 3 बार निफ्ट सेंचुरी बनाने में कौमी बैटर बन गए हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ जारी T20 सीरीज़ में बाबर आजम 2 बार 50 बना चुके हैं। ट्रेंड में सारफीन बाबर आजम में अपनी मोहब्बतों का इजहार कर रहे हैं, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में मुसलसल शिकस्त पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा बात हो रही। सवाए बाबर के मैच कोई नहीं खेल रहा। हम इस वक्त सोहेब अलवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सोहेब साहब, आपके वक्त का क्रिकेट एक्सपर्ट हैं। सर, अब सीरीज़ तो हाथ से चली गई 3-0 से, लेकिन एक चीज़ जो है वो क्या वजह है पाकिस्तानी बॉलिंग की, अगर हम पहले बात करें, क्योंकि पाकिस्तान ने बॉल किया है, कहीं कुछ नज़र नहीं आ रहा कि काबू कर पाएँ न्यूजीलैंड को। 2 बार हम 200 से ज़ायद रन खा चुके हैं और फिर एक बार भी तकरीबन 200 के करीब। क्या वजह है? आई थिंक जरा सा इनएक्सपीरियंस है, बिकॉज शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जो आपके मोस्ट एक्सपीरियंस बॉलर्स हैं, वो जब पिटने लगते हैं तो फिर जाहिर बात है जरा सा प्रेशर आ जाता है उन गेंदबाजों के ऊपर जो कि इतने तजुर्बेकार नहीं है। हालांकि आज आप देखें कि मोहम्मद वसीम ने और जमान ने हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी से बेहतर गेंदबाजी की। मेरे ख्याल में हो ये रहा है कि हमारे जो एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, वो बहुत पिट रहे हैं और उसकी वजह से प्रेशर आ रहा है। दूसरा ये कि जैसे हमारी एक प्रॉब्लम है, स्पिनर हमारे पास नहीं है। उसामा मीर हैज बीन अ कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट, पहले ओडीआई वर्ल्ड कप में और अब T20 वर्ल्ड कप में, और उसके बाद नवाज की भी आज गेंदबाज, खैर उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता पिछले 1.5 साल की परफॉर्मेंस देख के। तो प्रॉब्ली एक तो हमारे पास स्पिन अटैक नहीं है और दूसरे जो हमारे तजुर्बेकार गेंदबाज हैं शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, वो बहुत पिट रहे हैं। तो सोहेब साहब, ये जो हमने तब्दीलियां की हैं, आपके ख्याल में ये माइंडसेट था या हमारी मजबूरी थी? ये एक नेसेसिटी थी, मैं ये कहूँगा, क्योंकि आप जब तक नए खिलाड़ियों का आजमाएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि आपके पास वो पोटेंशियल है इंटरनेशनल क्रिकेट में इनका खेलने के लिए या नहीं, या खाली डोमेस्टिक परफॉर्म करते हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट तो करना था। दूसरी बात ये है कि आप ये देखेंगे साइम अयूब बेशक एक दफा रन आउट हो गए और एक दफा दो दफा जरा चीपली आउट हुए, वरना ये है कि जो उनका पोटेंशियल है वो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ने माना है कि ही इज रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट। जमान खान ने आज अच्छी गेंदबाजी की, वसीम जूनियर ने आज अच्छी गेंदबाजी की। आपका जो प्रॉब्लम हो रहा है बल्लेबाज में, पहले तो स्ट्रेटजी में हो रहा है कि आप 3 दफा टॉस जीते, तीनों दफा आपने उनको पहले बल्लेबाजी करने का इनविटेशन दिया, और कम से कम चले पहली 2 बार समझ में आता है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है चेजिंग का, लेकिन जब आप इतना पिट रहे हैं तो फिर तीसरी दफा आज गेंदबाजी करना। अच्छा सोहेब साहब, जब पिटाई शुरू होती है ना तो फिर बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिस्कशन शुरू हो जाती है, और हम तो खैर इससे पहले भी इस हवाले से बात करते भी रहे हैं, सुनते भी रहे हैं। कभी ये कहा जाता है कि जिस स्क्वाड का पहले नहीं मतलब बताना चाहिए, जो बता देते हैं उससे प्रॉब्लम खड़ी होती है। फिर टॉस पर बड़ी बात हो रही है कि हमें बैट फर्स्ट करना चाहिए, पता नहीं, खैर बॉल फर्स्ट हमें नहीं इस तरीके से करना चाहिए। आपके ख्याल में होना क्या चाहिए था? हमारी कोताहियां गलतियां कहाँ पर हैं? जो है सबसे बड़ी मिडिल ऑर्डर में आप ये देखें कि पहले मैच में आपने एकदम से आपकी जो एक विकेटें गिरना शुरू होती हैं, कोई 21 रन पे 6 विकेटें गिर गई। दूसरे ओडीआई में कोई आपने 60 के लगभग रन बनाए, आपकी 7 विकेटें गिर गई। आपको स्टार्ट्स अच्छे मिले हैं, आपके पहले 3-4 बल्लेबाज अच्छे बल्लेबाजी कर रहे हैं, लेकिन आप कोलैप्स हुए जा रहे हो। और ये अभी का मसला नहीं है, आप 2022 के वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप के बाद से अगर डेटा निकालें, किसी ने आज इंस्टाग्राम पे पोस्ट किया है, तो आपकी जो मिडिल ऑर्डर की एवरेज है वो कोई 16 के लगभग है, 16 रन पर बैट्समैन, और स्ट्राइक रेट भी आपकी 116 है मिडिल ऑर्डर। हर 15 गेंद बाद आपका एक विकेट गिर रही है। तो आई थिंक आपका जो सबसे बड़ा मसला इस वक्त आ रहा है वो आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो मोमेंटम नहीं ले जा सक रहा है। आप देखिए बाबर आजम ने अगेंस्ट ऑल ऑड्स उनको बहुत क्रिटिसाइज किया जाता था, मैं करता था कि जब वो ओपन करते थे और पावर प्ले में ज्यादा तेजबाजी नहीं करते थे। अब देखिए उन्होंने तेज खेलना शुरू कर दिया, लेकिन अब दूसरे बल्लेबाज बैठ गए। अब वो एक एंड से तो बाबर खेल रहे हैं, बाकी एंड से विकेटें गिर रही हैं। तीनों मैचेस में ये सूरत हाल रही।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये अब जब पाकिस्तान की शिकस्त के मामलात होते हैं फिर वहाँ ड्रेसिंग रूम की खबरें बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती हैं। अब जो मोहम्मद हफीज़ हैं उनके साथ कप्तान के अख्तलाफात की कुछ चीज़ें सामने आ रही हैं, को आप तक भी खबरें आ रही, क्या वजह है इस तरह से जैसे ही पाकिस्तान शिकस्त से दो चार होता है आपसी इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं? ये तो हमेशा रहा है, ये तो हमेशा का एक मसला रहा है पाकिस्तान में कि जब भी शिकस्त होती है तो र्यूमर्स हो जाते हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इसमें कितनी सदाकत है इन बातों में, क्या ये फैलाई जा रही हैं, क्या ये जो कुछ सहाफ़ी हजरात हैं उनको अपनी क्लिक फाइट्स करने के लिए ये खबर डाल देते हैं, और कुछ बातें ऐसी भी होती हैं कि सच होती हैं और लीक हो गई होती हैं, लेकिन इसमें हमें कुछ पता नहीं कि कितना सच है। और देखें, हर ड्रेसिंग रूम में बाज़ दफा बहसम बबाइसा होती है, बड़े बड़े सीनियर क्रिकेटर जो है वो इख्तलाफ करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लड़ाई झगड़ा होके और सब हाथ पांव धर के बैठ गए। अब उसको कोई बड़ा चढ़ा के बता रहा है कि जो इख्तलाफात शुरू हो गए हैं, भाई एक ओपिनियन कोई देता है, दूसरा ओपिनियन कोई देता है, कोर्स से कोई एग्री करता है, कोई नहीं करता है, इसका मतलब ये नहीं है कि ताल्लुकात खराब हो गए। भाई सुहेब साहब, हमने तो यहाँ पर ये देखा है इतने बड़े इवेंट में जब टीम ग्राउंड में मौजूद है, खेल रही है, तब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी पीछे से क्रिएट हो गई कि पहले ही उस पर मतलब बात शुरू हो गई, वही चैट का मामला और ये हो गया वो हो गया। तो खैर पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगता है कि हम लोगों ने कभी भी डाटा इकट्ठा करके कभी हम लोगों ने उस तरह से प्रॉपर अपने स्केड्यूल बनाए ही नहीं है। आप मुझे बताइएगा क्या इतनी फ्रीक्वेंटली बाकी टीम्स में भी इसी तरह स्क्वाड को चेंज किया जाता है? नहीं, इतना नहीं करते हैं। ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड देख लें, सिवाय इंडिया के, और इंडिया भी रोटेशन पॉलिसी पे जाता है। मतलब वो बता देंगे पहले कि कोहली और शर्मा को हम बिठा देंगे, उन्होंने अपने बड़े बड़े बल्लेबाजों को बिठाया हुआ। और इंडिया जो है वो अपॉर्चुनिटीज देता है जानबूझ के, ये पैनिक में नहीं देता। हम इस दफा एक अच्छी बात ये रही है कि देखिए, इफ्तिखार और मोहम्मद आजम खान नहीं चल रहे थे, लेकिन फिर भी उनको 3 कंसेक्यूटिव मैचेस दिए गए। पहले ये होता था 1 या 2 मैच के बाद ड्रॉप कर देते थे, तो एक तरह से अच्छी बातें भी हैं। और देखिए, पाकिस्तान के बल्लेबाज 180 के लगभग पहुंच गए। 180 का स्कोर अच्छा है T20 में। प्रॉब्लम हमारी जो आई है, जो हमारी परफॉर्मेंस डाउन हुई है, 3-0 जो हम पीछे हो गए हैं, हमने हमारे गेंदबाजों ने हर दफा 200, 220, 219 इस तरह के रन दे दिए हैं, जिसकी वजह से प्रेशर आ गया है आपके बल्लेबाजों पे while they are chasing. I hope if they win the toss, they bat first next time on the 4th and then see कि बल्लेबाजों के ऊपर जब चेजिंग का प्रेशर नहीं हो तो वो क्या परफॉर्म करते हैं। सही। अच्छा, एक चीज़ यहाँ आपसे जानना चाहेंगे, आज़म खान, साइम अयूब दोनों को यहाँ पर दावत हुई। जैसे आप पहले भी बात करते, मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का नहीं चल रहा, इफ्तिखार अहमद भी स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या फ्यूचर देख रहे हैं? आज़म खान आगे वर्ल्ड कप की बेसिकली तैयारियां हैं, इफ्तिखार अहमद, फिर साइम अयूब तो खैर बहुत अच्छा पोटेंशियल है उनका, उनको भी मौका दिया। क्या फ्यूचर आज़म खान की स्पेशली आप देख रहे हैं? It's too early। बस ये है कि आज़म खान अनफॉर्चुनेटली जो एक लीग का टेम्परामेंट लेके आए इंटरनेशनल क्रिकेट में, वो नहीं आना चाहिए। आज भी जो उन्होंने बल्लेबाजी की थी कि एक तरफ से उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट पाकिस्तान चेस कर रहा था, 14-15 रन पर ओवर रिक्वायर्ड रन रेट थी, और उनको मानना जरूरी था ही प्लेड फॉर द टीम। और मगर यही है कि अगर आप पहले बल्लेबाजी करें और फिर आप आज़म खान को देखें तो फिर जरा सा सही पता चलेगा, बिकॉज तीनों T20s में इतना बड़ा टोटल सामने था जब आज़म खान बल्लेबाजी करने आए कि उन्होंने मानना मूलना शुरू कर दिया टीम की खातिर। आप उनको पहले बैटिंग कराएं और फिर उनका टेम्परामेंट टेस्ट करें। तो सुहेब साहब, मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? अच्छा, आई थिंक सो कुछ हमारा राब्ता मुद्दस्सिर बिल्कुल। और पाकिस्तान जो है वो आज T20 सीरीज बहरहाल हार गया है 3-0 से, 2 मैचेस बाकी रह गए हैं। सुहेब साहब से हम राब्ता करने की कोशिश में तो लगे हुए हैं, अगर फिर से राब्ता बहाल हुआ तो लाजमी उनसे हम मजीद इस पर बात करेंगे। लेकिन ये है कि मैच बहरहाल हार गए हैं, सुबह मैच इतना अर्ली 5 बजे सुबह, हाँ, तो वो उसके बाद फिर जो सूरत हाल हुई है। बहुत शुक्रिया सुहेब साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। हमारी बेस्ट विशेस है शाहीन शाह अफरीदी के लिए। उनका वैसे पहला टेस्ट था जिसमें नाकाम हुए हैं वो,
एज एन कैप्टन, तो अल्लाह उनके लिए आगे बेहतर करे। अब हमें एक और मामले जिस पर बात करनी है वो है ईरानी जो नाज़िमुल उमूर है उनकी दफ्तर खारजा तलबी हुई है और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की मजम्मत की गई है। ईरानी जारियत से 2 मासूम बच्चे जाँ बहक हुए और 3 बच्चियाँ मुदस्सिर जख्मी हुई। बिल्कुल, और तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक ईरान ने पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बिला इश्तियाल खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी नाकाबिल कबूल है। राब्ते के मुतादिद चैनल्स के बावजूद खिलाफ वर्जी तशवीशनाक है। पाकिस्तानी हदूद के खिलाफ वर्जी के संगीन नताइज निकल सकते हैं। पाकिस्तान ईरानी वजारत खारजा में एहतजाज रिकॉर्ड करा चुका। ईरानी नाज़िमुल उमूर को वजारत खारजा तलब किया गया। पाकिस्तानी हदूद में घुसने के नताइज मुकम्मल ज़िम्मेदार ईरान पर आयद होती है। दहशत गर्दी खित्ते के तमाम ममालिक के लिए मुश्तरका ख़तरा भी है। तो ये ईरान की जानिब से जो मिज़ाइल दागे गए पाकिस्तानी इलाके में, से पाकिस्तान में हलाकतें भी हुई हैं। इस वक्त ब्रिगेडियर वकार हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वह तज्ज़ियाकार भी हैं। तज्ज़ियाकार है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त के लिए। ब्रिगेडियर साहब, मेरा ख्याल है कि ये काफ़ी वक्त के बाद ये पहली बार है कि मैंने कोई इस तरह की खबर सुनी है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, दानिस्ता गैर दानिस्ता, ये किस तरह ये हो गया, आपकी थिंकिंग क्या है? आई थिंक सबसे पहले तो ये कंडेमनेबल है, बिकॉज पाकिस्तान ईरान रिलेशन ऐसा नहीं है कि आपस में आप बातचीत नहीं कर सकते। और जो बॉर्डर है पिछले आई थिंक 3-4 साल से एक पॉलिसी के तहत बॉर्डर ऑफ पीस इसमें कन्वर्ट किया गया। आपको याद होगा पिछली मिलिट्री कमांड ने और पॉलिटिकल लीडरशिप ने और करंटली, ताकि चीज़ों को ठंडा। बाकी चूंकि डिफिकल्ट एरिया है, अभी पूरा फेंस भी नहीं, इसमें क्रॉस मूवमेंट होती रहती है। आपको पता होगा कि जो डोज सब नेसेस ग्रुप है, कुलभूषण यादव भी ईरान से ऑपरेट करते रहे, तो आई थिंक ईरान को अपनी साइड भी देखनी चाहिए, लेकिन एक अच्छी कोऑपरेशन रही है। अभी जो इस वक्त मेरे ख्याल फ्रस्ट्रेशन भी है। दूसरा, जयशंकर जो है भारत का वजीर खारजा गया हुआ था 2 दिन पहले, कल ही वापस आया। तो आई डोंट नो व्हाट इज अप इन देयर माइंड। फर्ज करें अगर लेट्स से ईरान का वर्जन लिया जाए कि कोई यहाँ पे एक्टिविटी थी, तो क्या जो उन्होंने सीरिया में अटैक किया या इराक में, जो बिल्कुल समझ में आता है बिकॉज वहां से लोग ऑपरेट करते हैं, तो क्या पाकिस्तान अभी उस कैटेगरी में आएगा? बाकी पाकिस्तान एज अ न्यूक्लियर पावर, सबसे बड़ा अफसोसनाक चीज ये है कि अगर आप इस तरीके से वायलेशन करते हैं, स्ट्राइक करते हैं जिसमें मासूम जाने जाती हैं, तो फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ेंगे। इफ दे थिंक इट इज वन साइडेड और पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल में इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट और चीज़ों को उस तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ईरान को कम्युनिकेट किया गया है, बिकॉज इस वक्त ईरान आइसोलेशन का शिकार भी है, दे शुड बी लुकिंग एट फ्रेंड्स के बॉर्डर अपना पीसफुल रखें और अपनी दोस्तियां मजबूत करें, बजाय इसके कि आप हर नेबर के साथ इस तरह की हरकत करेंगे, तो फिर आई थिंक इसका नुकसान उन्हीं को होगा। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, ये हमला भी उस वक्त हुआ कि जब स्विट्ज़रलैंड में निगरान वज़ीर आज़म जो हमारे हैं काकड़ साहब, उनकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात भी वहाँ चल रही। तो ऐसी इस नामे जब लीडरशिप की मुलाकातें चल रही हैं और फिर ईरान से इस किस्म का अटैक पाकिस्तान पर होना, ये खासा एक अलार्मिंग सी सिचुएशन गर्दानता है। जी एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें जो देखा जाए इसके आप कह लें जो भी इम्पैक्ट आ रहा है सोशल मीडिया पे, वो कितना अच्छा नहीं दोनों मुल्कों के लिए। जी अभी एक तरफ आप वज़ीर ख़ारजा मिल रहे हैं हमारे वज़ीर आज़म से और अच्छी बातचीत भी हुई, और इसमें आगे बड़ी इस पे प्लानिंग, आपको पता है बॉर्डर पे ऐसे विलेजेस खोले गए हैं ट्रेड के लिए, और आगे एनर्जी की भी बातचीत चल रही है। एक और चीज़ ईरान को रियलाइज करनी चाहिए कि ये जो अटैक किया है उन्होंने पाकिस्तान पे, इस वक्त फलस्तीन को जो यूनाइटेड फ्रंट है, एटलीस्ट जो मॉरल फ्रंट है, उसमें बाय एंड लार्ज 99% इस्लामिक वर्ल्ड और पब्लिक उनके साथ है विद द पैलेस्टीनियंस। और इस वक्त अगर आप रिफ्ट क्रिएट करते हैं विद एनी नेबर कंट्रीज में मुसलमान मुल्क के साथ कोई इस तरह की टेंशन होती है, तो आई थिंक फलस्तीनी कॉज को भी डेंट होगा और अटेंशन डाइवर्ट हो जाएगी, बिकॉज नाउ पीपल स्टार्ट टॉकिंग, ये देखेंगे ये इधर कोई लेट्स से सीरियस सिचुएशन क्रिएट हो गई है, और जो सारी अटेंशन फोकस होनी चाहिए गाजा पे या कश्मीर पे, वो डाइवर्ट होगी। तो उसमें ईरान हैज टू कैलकुलेट, बिकॉज ये आप नहीं कर सकते कि आप दिन दिहाड़े और बेसिकली रात की तारीकी में उन्होंने किया हमला, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग रिपोर्ट्स आई हैं, और एक तरफ आप डिप्लोमेटिक चैनल पे भी बात करें, एक तरफ इस तरह की करें, और यू कैन ऑलवेज कम्युनिकेट, पहले भी बातचीत दोनों तरफ होती रही है, उसमें बड़ा अच्छा बॉर्डर कंट्रोल है, बल्कि कलेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट की बात हुई कि मिलजुल के इंटेलिजेंस भी और जो हमारी फ्रंटियर कोर है ईरान के, IRGC है या बसीज है, वो लोग पेट्रोलिंग करें और इसको यकीनी बनाएं। साफ ज़ाहिर है इस वक्त टाइम इतना आई वुड से डिफिकल्ट है कि इसमें फॉल्स फ्लैग्स भी हो सकते हैं,
किसी के कहने पे भी हो सकता है। तो आई थिंक दिस इज अच्छा, वेरी वैसे तो खैर ब्रिगेडियर साहब मुझे ये बताएगा कि इस तरह की जारियत होनी तो नहीं चाहिए थी, लेकिन जिस तरह ये हुआ है, कभी कोई इस तरह की इंफॉर्मेशन हो या फिर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके पादाश में ये किया जा रहा हो, तो क्या हुकूमतों की आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, पहले बात नहीं की जाती या फिर इसी तरह बस हो जाता है और उसके बाद एहतजाज और बुलाया जाता है और फिर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया जाता है? नहीं, कम्युनिकेशन चैनल्स तो हमारे हमेशा खुले हैं, स्पेशली ईरान के साथ तो इट्स अ ब्रदरली कंट्री और हमारा जो है इसमें बड़े स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है। और स्पेशली बॉर्डर जो है, बॉर्डर कंट्रोल इसमें डिक्लेयर किया गया था पिछले 3-4 साल से कि बॉर्डर ऑफ पीस होगा और ये पॉलिसी चली है। अभी थोड़ा अगर आप रीजनल सिचुएशन देख लें, इस वक्त रेड सी में बहुत ज्यादा टेंशन है और पर्शियन गल्फ में अमेरिकन बहरी बेड़ा भी आया हुआ है एयरक्राफ्ट कैरियर लेके, और उसमें ईरान पे बहुत ज्यादा फोकस है वेस्ट का, और इजराइल और अमेरिका और बाकी इत्तेहादी शायद बहाना तलाश कर रहे हैं कि इसको टारगेट किया जाए। डिस्पाइट के ईरान के प्रॉक्सी भी लड़ रहे हैं, लेकिन चूंकि वो फलस्तीनी कॉज के लड़ रहे हैं तो इस्लामिक वर्ल्ड बड़ा यूनाइटेड था। लेकिन इस वक्त अगर आप एक नेबर पे अटैक करते हैं जिसने हर तरीके से सपोर्ट किया, तो फिर ये भी मत एक्सपेक्ट करें कि खुदा ना खासा का जरूरत पड़ेगी तो फिर आपके हम काम आएंगे। और इसमें अगर चीजें एस्केलेट होते हैं तो पाकिस्तान फिर ये तो नहीं है कि पाकिस्तान चुप करके बैठेगा। नहीं, अभी आपने एक बात की थी, अभी आपने कहा था कि किसी के कहने पे अगर तो ऐसा कुछ हुआ है, तो आपके ख्याल में जो लॉबिंग या ग्रुपिंग इस वक्त है इर्द गिर्द खित्ते में, कौन इसके पीछे हो सकता है या किसके कहने पर ये किया जा सकता है? जी, मेरे ख्याल में तो जो अगर आप देखें ना, भारत के वजीर खारजा का दौरा हुआ और भारतीय मीडिया ने जब ये इनका अटैक हुआ था, एक टेस्ट अटैक हुआ था बहुत बड़ा ईरान में, जहाँ पे जो इनके जनरल कासमी थे उनकी चौथी बरसी थी, उसमें सारी दुनिया इकट्ठी हुई थी और वहाँ पे एक टेस्ट अटैक हुआ और उसमें ईरान ने इल्जाम लगाया था इजराइल पे और लेट्स से इनके जो ऑपरेटर्स हैं, अभी जिस तरह उन्होंने इराक में टारगेट किया है मुसाद वगैरह पे। लेकिन इंडियन मीडिया पूरा फोकस में था कि जी आप किसी तरीके डाइवर्ट करें, पाकिस्तान की तरफ लाया जाए। और अगर जयशंकर 2 दिन पहले वहाँ मेरे ख्याल चाय पीने तो नहीं गया, आई एम श्योर कुछ ना कुछ ने बातचीत की। शो इन्होंने ये कि एक तो उन्होंने हुती से प्रोटेक्शन मांगी है कि जी हमारे शिप्स पर अटैक ना करें, और मे भी उन्होंने कुछ तरीके से बातचीत किया जी कि आप ये वाला फ्रंट खोलें। एंड ईरान शुड एक्चुअली रियलाइज कि आप हमारे नेबर हैं, बेसिकली शुड नॉट बी वर्किंग ऑन समबडीज एडवाइस। ये अनफॉर्चुनेट, लेकिन इस वक्त जो उनकी अपनी सिचुएशन है इंटरनली एक्सटर्नली काफी ज्यादा प्रेशर है, आइसोलेशन है, वी डोंट वांट कि ईरान खुदा ना खासा डिस्टेबलाइज हो। लेकिन अगर आप इस तरीके से करते हैं, एक न्यूक्लियर पावर से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चुप करके बैठ जाएंगे, वी आर इस पे मासूम जाने भी गई हैं, तो पाकिस्तान का रिस्पांस भी आ सकता है एंड थिंग्स कैन एस्केलेट, सो दे हैव टू रियलाइज इस चीज को मैनेज किया जाए। साहब, इस चीज का हमने ये देखा है कि सोशल मीडिया और जो भारतीय मीडिया है वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ ये वायरल प्रोपेगेंडा बड़ा चल रहा है कि पाकिस्तान के 4 नेबर्स हैं और चारों में से 3 के साथ उसकी नहीं बनती है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो अफ़गानिस्तान है और ईरान। उन्होंने कहा मसला पाकिस्तान में है कि ये यहाँ से टेररिस्ट एक्टिविटीज़ होती हैं तो उनको रिबटल होता है। तो इस किस्म के मौके का फ़ायदा उठाते हुए इंडियन मीडिया हो, सोशल मीडिया, वो बहुत एक्टिव हुआ है। जिसमें आई थिंक जो परसेप्शन बनाई जा रही है काफ़ी पहले की है, लेकिन थोड़ा सा मैं इस सवाल पे आने से पहले ये इंडिया की अपनी तरफ, मालदीव ने अभी उनको कहा जी कि आप निकले यहाँ से। बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ उनकी जंग है, चाइना के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी है 2020 में और फेंटी भी पड़ी है उनको, 2500 स्क्वायर किलोमीटर चला गया। नेपाल खुश नहीं है, उसके बाद बांग्लादेश में फराखा बराज का प्रॉब्लम है और रह गया सिक्किम। तो भारत का अपना जो वतीरा है, अभी भी आई थिंक म्यांमार के साथ भी बड़ा सीरियस टेंशन हुआ है बिकॉज ऑफ वहाँ पे एक सिविल वॉर चल रही है। तो माशाल्लाह भारत का अपना वतीरा आप देख लें, ये सिर्फ एक परसेप्शन है कि लेट्स से अफगानिस्तान में अगर फॉरेन पावर आके बैठ जाती तो कसूर पाकिस्तान का। हम तो मैनेज करते रहे, हमने पनाह भी दिया, आई थिंक वी हैव गुड रिलेशन। द ओनली थिंग, अच्छा मुझे अफसोस है सिर्फ अपने सोशल मीडिया, स्पेशली एक पॉलिटिकल पार्टी जो वो कहते हैं ना लीव नो स्टोन अनटर्न, कि मौका मिल जाए और अभी सारा ब्लेम डाल दें मिलिट्री ने क्या कर लिया, और इंसाइट करें, अंदाजा करें कि बजाय कूल डाउन करने के इमेजिन करें। मुझे लगता है कल खुदा ना खासा भारत साथ जंग होगी तो पीटीआई की सारी सोशल मीडिया टीम जो है ना वो दिल्ली के साथ होगी और आई थिंक दे शुड बी टेकन। बिल्कुल, और यही अफसोसनाक हमारे रात से हम यही देख रहे हैं कि इससे एक सियासी जमात के लोगों का पूरा फोकस कहीं होना चाहिए तो और कहीं और हो गया। बहुत शुक्रिया, ब्रिगेडियर वकार हमारे साथ मौजूद थे आप। और ये बड़ा अफसोसनाक मामला है कि पाकिस्तान का एक ब्रदर मुल्क है, हमसाया, और उनकी जानिब से इस किस्म का अगर इकदाम हो तो। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है,
दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक दुनिया बोल है में, और एक बड़ा अहम इशू है जिस पे हम बात करने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान के लिए शदीद अलार्मिंग सूरत हाल है। मौसमियाती तब्दीली के शदीद असर पर और सर्दियों का आधा सीज़न गुजर गया, मगर पहाड़ों पर अब तक अच्छी बर्फबारी नहीं देखने में आ रही, बल्कि कुछ मकामात पर तो सिरे से ही बर्फ नहीं पड़ी है और ये इंतहाई ख़तरनाक साइन है। ऐसे ही रहा तो आने वाले चंद ही सालों में पाकिस्तान को पानी की किल्लत का सामना हो जाएगा। बैनुल-अक़वामी सतह पर बार बार मौसमियाती तब्दीलियों की वार्निंग मिलती रही, मगर बदकिस्मती से पाकिस्तान इन ममालिक में शामिल है जहाँ इस वार्निंग को एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया गया। इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं और क्लाइमेट के एक्सपर्ट हैं मरियम शब्बीर, वो भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं खुशामदीद कहूँगी। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर योर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि मरियम आपकी तरफ आएँ, क्योंकि हमने पहले ये बता दिया है कि बर्फ़बारी नहीं हुई और जहाँ कहीं हुई है बहुत कम हुई है और कुछ जगह पर तो सिरे से ही नहीं हुई है। ये कितना अलार्मिंग है? जी एब्सोल्युटली, जैसा कि आपकी रिपोर्ट में बताया गया है, ये इसका इम्पैक्ट जो है वो ऑफ कोर्स आपके आने वाले वक्त में होता है, क्योंकि पानी आपको जो बर्फ़ पिघलती है तो फिर उससे कम्युनिटीज़ जो उस पर डिपेंडेंट हैं वो ऑफ कोर्स आप फूड उगाती हैं, फिर पीने के पानी और एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में इस्तेमाल होता है पानी। तो जब बर्फ़ नहीं होगी तो ऑफ कोर्स बर्फ़ गर्मियों में पिघलेगी नहीं, और फिर जो माउंटेनियस कम्युनिटीज़ हैं उनके पास फिर पानी और फूड क्राइसिस के इस तरह के इशूज़ आने वाले वक्तों में हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स दिस इज़ क्वाइट अलार्मिंग। और मेरा ख्याल है कि साइंस जो है वो बहुत अरसे से, बहुत डेकेड्स से क्लियर है कि जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स हैं, चाहे वो बर्फबारी ना होने की सूरत में है, बारिशें कम होने की सूरत में है, कुछ जगहों पर बारिशें बहुत ज़्यादा होने की सूरत में, इंक्रीज टेम्परेचर, हीट वेव्स, बहुत क्लियर है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि डेवलप वर्ल्ड से लेके डेवलपिंग कंट्रीज तक कोई भी इसको हुकूमतें ख़ास तौर पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो गवर्नमेंट्स लेवल पे करने की ज़रूरत है, वहाँ पे कम्युनिटीज़ जहाँ हम या आप जैसे लोग कुछ नहीं कर सकते, तो उस पर तवज्जो दी नहीं जा रही है। और मेरा ख्याल है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं एक बात करना चाह रही हूँ वो ये है कि हमारे फरवरी में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो मुख्तलिफ पार्टीज में खड़े हुए हैं मेम्बरान, उनसे उनका वोटर अपने अपने इलाकों में पूछे कि आपका क्लाइमेट चेंज और इन्वायरमेंट पे आपका क्या मैनिफेस्टो है, आपका क्या प्लान है, आपका क्या मैंडेट है, आप इससे मुतालिक आप क्या हमारे लिए करेंगे। क्योंकि अगर इस तरह की सिचुएशन रही तो बाकी आपकी डायरेक्टली आपके फूड से, आपके पानी से, आपके बहुत सारे क्रॉस कटिंग थीम्स है। क्लाइमेट चेंज एक ऐसी चीज़ है जो क्रॉस कटिंग है और आपके हर वे ऑफ लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। तो अगर आप उनसे नहीं पूछेंगे, उनके पास ये प्लान नहीं है, तो वोटर्स को वोट नहीं देना चाहिए ऐसे मेंबरान को। बिल्कुल, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन अब ये मौसमियाती तब्दीली किन वजूहात पर है ये भी बात करेंगे, लेकिन अब ले आने वाले वक्त में मौसम कैसा है, सरदार सरफराज साहब से हम ये जानेंगे। सरदार साहब, ये क्या वजह है कि मिड ऑफ जनवरी भी गुजर गया है, वो जो बर्फ़बारी होती है दिसंबर के आखिर में, जनवरी में, वो नहीं हो रही, तो ये मौसम तब्दील हो रहा है या होनी ही नहीं उस तरह की? फिर बारिशें सर्दी की नहीं हुई, बर्फ़बारी तो उसके बाद की बात है बहुत से इलाकों में। देखिए, इस साल जो वही खुशहाली चल रही है एक तरह से। आपको पता है कि विंटर सीजन की जो बारिशें होती हैं वो दिसंबर में तो इतना उनका रेशो नहीं होता, लेकिन दिसंबर भी बहुत ज़्यादा ड्राई गया है, यानी 92 से 94% कम हुई हैं बारिशें, जितनी कुछ होती थी उसकी, वो अभी एवरेज के मुकाबले में। और अभी जनवरी भी ऑलमोस्ट ड्राई ही जा रहा है, मतलब बिल्कुल कोई एंड पे जाके कोई स्पेल मुतवक्के है 28 या 29 जनवरी के बाद, वो भी शुमाली इलाका जहाँ तक महदूद रहने का उसका इम्कान है। तो इस लिहाज से ये विंटर सीजन बड़ा ड्राई सीजन जा रहा है, यानी ये अब नॉर्मल सी सिचुएशन है बिल्कुल। और असल में विंटर सीजन की बारिशें जो हैं वो अमूमन जो वेस्टर्ली वेव्स होती हैं वेस्ट से आती हैं, यानी पहले अटलांटिक ओशन, फिर मेडिटेरेनियन सी से होती हुई मिडल ईस्ट को क्रॉस करती हुई हमारे पास मिड लैटिट्यूड सिस्टम्स भी हम उनको उनका नाम देते हैं उनको। तो वही इस वक्त इस साल इत्तेफाक से ना, यानी पूरे मिडल ईस्ट में भी कोई बहुत ज़्यादा बारिशें नहीं हुई, और जाहिर है कि उधर से वो सिस्टम अटलांटिक एक वहाँ पे एक ऑसिलेशन होती है, नॉर्थ अटलांटिक ऑसिलेशन, उसका जो नेगेटिव फेज चल रहा होता है या न्यूट्रल फेज, तो फिर हमारे यहाँ विंटर की बारिशें कम होती हैं। तो इस साल उसका इससे पहले तो वो नेगेटिव फेज में ही था, तो उस वजह से मतलब यहाँ पर बारिशें कम हुई। हम क्या समझें कि सर्दी जल्दी चली जाएगी, जल्दी गर्मी आ जाएगी,
या फिर सर्दी तवील, हाँ सर्दी तवील हो जाएगी, होना क्या है? देखिए सर्दी भी उतनी शिद्दत की नहीं पड़ेगी जितनी हुआ करती थी। आपने खुद भी पहले अपनी रिपोर्ट में बताया। तो इस साल गो के शुमाली इलाकाजात में कुछ पॉकेट्स में तो ज्यादा सर्दी है, उसकी वजह से फॉगी कंडीशंस भी मुसलसल चल रही हैं। लेकिन जाहिर है 15 फरवरी तक तो ये इसी तरह से फॉगी कंडीशंस और ये सर्दी का स्पेल है ये तो जारी रहेगा, लेकिन बारिशें और बर्फबारी बहुत कम है। तो उसमें अब ले दे कि आगे आपके पास ना जनवरी के बिल्कुल आखिरी दिनों में या फिर फरवरी के पहले हफ्ते में एक स्पेल मुतवक्की है, तो देखिए उससे कितनी कुछ बारिश या बर्फबारी होती है। लेकिन ये कि जनवरी और दिसंबर का ड्राई जाना ये अलार्मिंग है, क्योंकि जैसे पहले रिपोर्ट में आप बता रहे थे आप लोग कि जो स्नो हुआ करती थी वही कि फिर आगे स्प्रिंग में और फिर आगे समर में हमारे जो पानी के ज़खायर होते हैं उनमें वो पानी बर्फ़ की सूरत में पिघल कर जब आता था तो वो काफ़ी काम आता था। तो इस लिहाज से वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि आने वाली यानी ये जो आपकी रबी की क्रॉप्स जा रही हैं ये भी इफेक्ट होंगी और आने वाले जो मतलब सीजन होगा उसमें भी पानी की कमी महसूस की जाएगी। सही। अच्छा ये मैं आपसे जानना चाहूँगा मरीम शब्बीर के 2020 और 2022 हमने मौसम बिल्कुल मुख्तलिफ देखा, फिर इसी तरह 21 और 23 का मौसम उन 2 सालों से मुख्तलिफ था। 22 में हम देखा बहुत बड़े पैमाने पर सैलाब था, 20 में भी अर्बन फ्लडिंग पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में देखी गई। तो ये क्या वजह है कि किसी साल में बहुत ज़्यादा बारिशें हैं, बर्फ़बारी लेट तक हो रही है और ये यहाँ नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मौसम की बड़ी तब्दीली हुई है, इसकी क्या कोई बुनियादी वजह है या फिर ये कुछ सेंचुरीज़ में ये इस तरह से होता है, नॉर्मल है? जी देखें, 2 तरह की आपके सवाल चीज़ें कवर कर रही हैं। एक तो है जो ह्यूमन फैक्टर की, दोनों ही ह्यूमन फैक्टर में कहूँगी है, लेकिन एक मेनली आपका जो क्लाइमेट चेंज होता है वो ऑफकोर्स सबको पता है बेसिक फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन की वजह से होता है। उससे जो एमिशंस होती हैं वो बहुत ही अलार्मिंग किस्म की होती हैं जो आपके प्लैनेट को वार्म करती हैं, और आपकी जो फ्लडिंग की सिचुएशन है वो इसी किस्म की सिचुएशंस की वजह से होती है जो आपका फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन है उसकी वजह से। सेकंड जो अर्बन फ्लडिंग की आप बात कर रहे हैं वो बेसिकली आपका गवर्नेंस इशू आप ज़्यादा कह सकते हैं उसकी वजह से होती है, क्योंकि इम्प्रॉपर आपके सिटीज प्लान किए जाते हैं जिसमें ज़्यादा आपका कॉन्क्रीट रखा जाता है, पानी की सीपेज की जो चीज़ें हैं जिससे ग्राउंड में एब्जॉर्ब हो सकता है वो कम जगह होती हैं पानी के लिए, हर जगह कॉन्क्रीट ही शहरों में होता है, तो वो फिर आपकी गलियों में और घरों में पानी आपको आ रहा होता है जिसको अर्बन फ्लडिंग आप बोलते हैं। तो उसमें अर्बन प्लानिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। लेकिन जो सैलाब आपके बहुत ज़्यादा स्केल पर आते हैं ऑफ कोर्स उसकी मेनली वजह फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन होती है। गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपका अपनी जगह एक चैलेंज रहता है, क्योंकि जो ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन आपकी होती है जिसकी वजह से ज़्यादा नुकसान लोगों को होता है वो ऑफ कोर्स आपके इन्हीं वजहों की वजह से होता है, गवर्नेंस इश्यूज की वजह से होता है, जिसकी वजह से आपकी गवर्नमेंट जो है मेरा सवाल ये है कि बारिशें ज्यादा एक साल हो जाती हैं, दूसरे साल बारिशें कम होती हैं। जी, जो क्लाइमेट चेंज होता है बेसिकली मैं बता रही थी आपको कि फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन की वजह से होता है, तो क्लाइमेट चेंज में आपकी प्रेडिक्टेबिलिटी इसी तरह की होती है अब्रप्ट किस्म की कि कभी आप ज्यादा बारिशें आपको मिलेंगी, कभी आपको बिल्कुल बारिशें नहीं मिलेंगी, कभी आपको हीट वेव्स मिलेंगी तो कभी आपको फ्लडिंग मिलेगी। जैसे जिस जगह पर मैं यूएस के जिस पार्ट में रहती हूँ उसके कैपिटल में जो है वो पूरी गर्मियां हर दूसरे दिन जो है वो बारिश होती रही थी और कैपिटल फ्लडिंग रही थी। अभी भी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल किस्म का स्नोफॉल आज बहुत ज्यादा हुआ था। तो जो क्लाइमेट चेंज होता है फॉसिल फ्यूल कंजप्शन की वजह से वो आपका इसी किस्म का होता है। आप प्रिडिक्ट तो कर सकते हैं कि आपका वर्स होगा या किस तरफ आपके हालात जाएंगे, लेकिन कितना एडवर्स होगा किस इलाके में किस कंट्री में ये एक जो है वो इंटेंसिटी आप कह सकते हैं उसमें आप ऐड कर सकते हैं। आपको एक कंसिस्टेंसी आपको देखने को नहीं मिल सकती है कि अच्छा इस साल 2020 में मरियम आपसे बिल्कुल आपने ये ठीक कहा। अभी आपने मैनिफेस्टो की बात की थी कि जो सियासी जमातें हैं उनसे भी पूछना चाहिए कि वो इस हवाले से क्या प्लान रखते हैं, मैं आपसे पूछूंगी। लेकिन सरदार साहब 2 ऐसे शहर जो कि बार बार जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिनका बहुत ख़राब आ रहा है, लाहौर और कराची स्पेशली, मैं चाहूँगी कि इनके हवाले से बताइएगा। यहाँ बारिश होना बहुत ज़रूरी है जो कि बिल्कुल नहीं हो रही। कराची में तो हमने सर्दी भी बहुत कम महसूस की और बारिश तो बिल्कुल ही नहीं हुई है। हमारे पास तो गर्मियों में भी इस बार बारिश बिल्कुल। तो क्या आगे कराची का मौसम कैसा रहने वाला है? देखिए जी, सर्दी का जो पीक पीरियड होता है ना वो तो तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। तो कराची का मौसम ऐसे ही मतलब हमने देख लिया कि कम से कम दर्जा हरारत जो है वो सिर्फ 10 तक गिरा, दो दिन सिर्फ ना। और अब आगे इसी तरह 12 से 14 की रेंज में नाइट के टेम्परेचर्स, और मतलब ये कि उतनी जिस सर्दी का इंतज़ार रहा कराची वालों को वो नहीं पड़ी। और आपने जो पोल्यूशन की बात की तो उसमें जाहिर है कि
एक FAO की रिपोर्ट है कि लाहौर के लिए कि जी यहाँ पर जो कोई 43% इमिशंस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशंस और दूसरे जो पोल्यूटेंट्स हैं वो ट्रांसपोर्ट की वजह से हैं। तो हमारा ट्रांसपोर्ट का निज़ाम इसी तरह से कोई 20% के आसपास या 25% इंडस्ट्रियल इमिशंस होती है ये पोल्यूटेंट्स, और इसी तरह से 20% कोई जो एग्रीकल्चर क्रॉप्स का जो रेजिड्यू जलाया जाता है और ईंटों के भट्टों का धुआं होता है, और इस तरह से जो कोयले से, जैसे मरियम बीबी बता रही थी, कोयले से जो आप बिजली पैदा करते हैं उसकी वजह से कोई 12 से 14%। तो ये सब मिलकर पोल्यूटेंट्स में इजाफा करते हैं। तो जब तक आपकी ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मतलब क्लीन और बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं होगा, और आप बहुत अच्छी क्वालिटी का फॉसिल फ्यूल जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, यूरो 5 यूरो 6 की जो क्वालिटी का होता है, वो जब तक नहीं करेंगे और इंडस्ट्रियल इमिशंस को कंट्रोल नहीं करेंगे थ्रू टेक्नोलॉजी और थ्रू अदर मीन, तो ये अनफॉर्चुनेटली ये सिलसिला इसी तरह से मतलब ये जो एयर क्वालिटी ख़राब होने का वो पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है ज़ाहिर है, तो वो चलता रहेगा जब तक हम इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे। सही। तो सरदार साहब, अगर हम ये जाने कि अब आप बता रहे हैं कि जितना ठंडा जाना था मौसम वो तो जा चुका, क्या गर्मी और दर्जा हरारत अगले आने वाले वक्त में ज़्यादा बढ़ेगा पिछले साल की निस्बत? लंबी गर्मियां जिसे जो हम कहते हैं, पैसिफिक ओशन में फिनोमेना चल रहा होता है ना अल नीनो, तो वो अभी इस वक्त पीक पे होता है दिसंबर और जनवरी में अल नीनो अपने हिसाब से। तो यूजुअली ये होता है कि जिस साल जो अगला साल होता है, यानी 2023 अल नीनो गुजरा है और अभी इसके 24 के स्प्रिंग तक कम से कम वो चलेगा, तो 2024 जो है ना वो अब आपने नोट किया होगा कि 2023 गर्म तरीन साल गुजरा है, 2016 पहले गर्म तरीन था, उसको इसने बीट किया कोई और बड़े मार्जिन से, यानी कोई 0.17 डिग्री उससे 2016 से ज्यादा रहा टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर इस साल का। तो एक्सपेक्टेशन ये है कि 2024 हो सकता है इससे भी गर्म गुजरे, क्योंकि अल नीनो की वजह से जो नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर होता है वो अमूमन ज्यादा गर्म गुजरता है। और इतनी हीट स्टोर हो चुकी होती है ओशन में और एटमॉस्फेयर में, तो वो सब फिर जाहिर स्प्रेड होकर अगला साल ज्यादा गर्म गुजरता है। तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप जैसे कि 2022 में बहुत ज्यादा हीट वेव पड़ी थी पूरे पाकिस्तान में। चलें जी सरदार साहब, हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला रहम करे, और कुछ हमें अपनी चीज़ें भी ठीक करना पड़ेंगी ज़ाहिर है। मरियम, मुझे आप ये बताएगा कि जिस तरह हम ये देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंजेस के जो बड़े फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, जिसकी वजह से भी हम देख रहे हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स भी हमारा इतना ख़राब हो चुका है, कार्बन फ्यूजन की हम बड़ी बात करते हैं जो कि वेस्ट ज़्यादा कर रहा है, लेकिन हम लोगों का इतना उसमें कंट्रीब्यूशन इतना भुगत रहे हैं, तो आपके ख्याल में वो क्या टिप्स हैं जो कि इमरजेंसी बेसिस पे आप किसी सियासी जमात को जो भी हुकूमत बनाए उसको देंगे? देते कम है हम, कार्बन लेते ज्यादा हैं उसके असरात। जी थोड़ी सी अगर मैं वजाहत देती चलूँ कि ये जो एयर पोल्यूशन का इशू होता है, जो मेनली हम इसमें पोल्यूटेंट देख रहे होते हैं, जो विजिबिलिटी इशू भी आपका कॉज करता है, जो पोल्यूशन मॉनिटर करता है, उसमें पार्टिकुलेट मैटर 2.5 और 2.10 देख रहे होते हैं। लेकिन जो फॉसिल फ्यूल कंजम्पशन की वजह से ऑफ कोर्स आपकी ओवरऑल एमिशंस होती हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की हम ज्यादा बात कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स एयर पोल्यूशन में कार्बन डाइऑक्साइड का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में या स्मॉग की जब हम बात करते हैं तो उसको उस तरह से लिया नहीं जाता, ना मॉनिटर किया जाता है। तो आपका सवाल ये था कि फौरी तौर पे क्या कर सकते हैं। मेरा ख्याल है कि जैसे कि जो आपके दूसरे एक्सपर्ट हैं उन्होंने कहा कि इंडस्ट्रियल लेवल पर खास तौर पर जो है वो अमेंडमेंट्स की जरूरत है, क्लीन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करवाई जा सकती है। जो भी गवर्नमेंट आगे जो इलेक्शन में खड़ी हो रही हैं जमातें, उनको अपनी मैनिफेस्टो में ये लाजमी शामिल करना चाहिए कि आप किस तरह से डेवलप्ड वर्ल्ड से जो पेरिस एग्रीमेंट के अंडर दे आर रिस्पॉन्सिबल टू प्रोवाइड अस क्लीन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, तो उनको परसू कैसे करना है। एयर क्वालिटी रिलेटेड जो आपका मालिड एक्रेडिटेशन है, जो कि साउथ एशियन कंट्रीज मिलके आपके जो है वो कुछ इसमें एयर क्वालिटी की इंप्रूवमेंट पर बात कर रहे होते हैं। वो मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज के डेस्क पे अभी तक पड़ा है कि उनका प्लान क्या है, उन्होंने वो अभी तक सबमिट नहीं करवाया, उसको आने वाली गवर्नमेंट जो है परसू कर सकती हैं। इसके अलावा आपके जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है पाकिस्तान में, जैसे गर्मियों में बहुत गर्मी है तो हमारे पास सूरज है जो बहुत सारे मुल्कों के पास नहीं होता, हम फॉसिल फ्यूल से जरा मूव करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एक एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है, हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, ना एक्सपर्टीज है उस तरह की, तो स्लोली हम आने वाली गवर्नमेंट्स जो है ये प्लान बना सकती है कि वो किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करेंगे इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल के ऊपर जो है वो रिलाई करने के लिए, क्योंकि वो एक चीप सोर्स होता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क को वो सूट करता है और बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज आपके इर्द गिर्द भी हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये चंद ऐसी चीजें हैं जिन पर मैंने आपसे जो पहले सवाल किया था ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड के हवाले से जो ज्यादा कंट्रीज प्रोड्यूस कर रही हैं, अगर आप डेटा निकाल के देखें तो उनमें जो टॉप 5 कंट्रीज है उनमें चाइना है, यूनाइटेड स्टेट्स है, इंडिया, रशिया और जापान,
जो कि सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कर रही हैं। तो हमारा तो इसमें कंट्रीब्यूशन इतना है नहीं, इतना हम ले रहे हैं। बिल्कुल, प्रोड्यूस बल्कि टॉप मेरे पास जो लिस्ट है उसमें टॉप 10 टॉप 13 में कार्बन एमिशन में पाकिस्तान मरियम वो है ही नहीं, तो लेकिन उसके असरात हम ले रहे हैं। बहरहाल चाइना हमारे इर्द गिर्द है, इंडिया हमारे इर्द गिर्द है, रशिया है, तो क्या ये फिर छोटे ममालिक के लिए तो ज़्यादा मुसीबत है? जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पाकिस्तान का चंक है वो ग्लोबली हम कंपेयर करें तो लेस देन 1% है, लेकिन वैसे तो पाकिस्तान के एमिशंस अपनी जगह हैं, लेकिन ऑफ कोर्स आप डेवलप वर्ल्ड से या जो टॉप कंट्रीज हैं उनके साथ कंपेयर करें तो इसीलिए जैसे कि मैंने आपको कहा कि पेरिस एग्रीमेंट के अंदर जो है जो डेवलप वर्ल्ड है they are responsible to transfer clean technology to developing countries including Pakistan। इसके अलावा जो फाइनेंस है, जो COP28 में डिस्कशन हमने फॉलो की होंगी, जो दुबई में भी कॉन्फ्रेंस रही है, उसमें they are responsible to provide us finance। और उसमें जो कुछ कंट्रीज ने कमिट किया है वो सिर्फ कमिट ही किया अभी तक, वो वर्ल्ड बैंक ऑफ कोर्स उस पर वर्किंग करेगा कि किस कंट्री को किस तरह से देना है। लेकिन ये भी बड़ी वर्ल्ड बैंक एक लोन की सूरत में आप करें या छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स की सूरत में ही होता है, तो वो देखते हैं कि COP29 की चीजें फाइनलाइज होंगी, मैकेनिज्म क्या होगा। तो ऑफ कोर्स बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि डेवलप वर्ल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं लॉस एंड डैमेज फंड की सूरत में हमें कंट्रीब्यूट करने के लिए भी, क्लीन टेक्नोलॉजी के लिए भी, कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी। और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29 जो है वो एक मैकेनिज्म जो है वो वहाँ फाइनलाइज होगा स्पेशली फंड्स ट्रांसफर के लिए, और कितना कंट्री कितना कंट्रीब्यूट करे। तो ये 12 इक़दामात हैं जो गवर्नमेंट्स को करने हैं, और गवर्नमेंट लेवल पर ही ये चीज़ें अगर होंगी तो चीज़ें हो सकती हैं। इंडिविजुअल में आप अपने इर्द गिर्द भी कोशिश कर सकते हैं अपने ताईं, तो लेकिन गवर्नमेंट के लेवल पर ये मामलात हों। लेकिन अगले आने वाले वक्त में जो मौसम है उसके असरात बहरहाल पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी के एलिमेंट को वो बहरहाल बढ़ा देंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में फूड सिक्योरिटी का इशू है। तो अगले आने वाले दिनों में इंशाल्लाह फूड सिक्योरिटी पर भी हम ज़रूर बात करेंगे। सरदार सरफराज साहब और मरीम शबीर साहब, आप दोनों का शुक्रिया। और मौसम इस वक्त जो बदला है, आज के दर्जा हरारत कैसे हैं, कहाँ धुंध है, कहाँ सर्दी है, ये जानेंगे सहरिश जुहेब से। जी सहरिश। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर। इस वक्त जो सूरत हाल है, मैं चाह रही हूँ कि ज़रा तफसील से बता दिया जाए कि मुल्क के बेशतर जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर मौसम सर्द है और खुश्क है, जबकि शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी महसूस की जा रही है। ताहम गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। सुबह के औकात में मुल्क भर में धुंध के डेरे देखे जा रहे हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम है। कौमी शाहराहों पर धुंध के बायस मोटरवे M1 को पेशावर से रशकई तक बंद कर दिया गया है, जबकि धुंध की वजह से पंजाब में फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासर दिखाई दे रहा है। अब मैं आपके साथ टेम्परेचर्स शेयर करती हूँ मुख्तलिफ शहरों के। सबसे पहले हम शहर कायद कराची का रुख करेंगे, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 27 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। पार्टली क्लाउडी है, यानी कि आसमान पर बादल भी दिखाई दे रहे हैं, सूरज भी निकला हुआ है। और कराची के बाद अब हम रुख करते हैं जी कोयटा का, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 0 और ज़्यादा से ज़्यादा 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्लाउडी है, बादल हैं, सूरज नहीं निकला हुआ और सर्दी महसूस की जा रही है। और मुल्तान की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लाउडी वेदर है, यहाँ पर भी उस तरीके से हम गर्मी महसूस नहीं कर रहे, सर्दी ही महसूस की जा रही है। अलबत्ता कराची में अलबत्ता दोपहर के वक्त काफ़ी गर्मी महसूस की जाती है कि लोग अपने स्वेटर्स उतार देते हैं और रात में ठंड हो जाती है। अब हम रुख करेंगे लाहौर का, बागों के शहर का, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 5 है, ज़्यादा से ज़्यादा 19 है। क्लाउडी वेदर है और लाहौर में भी काफ़ी सर्दी महसूस की जा रही है। और जब सर्दी बढ़ जाती है तो आपको पता है गर्म मशरूबात और खाने पीने के स्टॉल्स पर काफ़ी रश बढ़ जाता है। तो एक तरफ से हम सर्दी को एंजॉय भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब हमें बचना भी है इससे। अगर हम लाहौर के बाद दूसरे शहर की बात करें तो इस्लामाबाद, शहर इक़्तिदार, यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्लाउडी है यहाँ पर वेदर, थोड़ी बहुत धूप निकलती है, लेकिन सर्दी उस शिद्दत की नहीं है जैसे हुआ करती है। तो इस दफ़ा हम देख रहे हैं ओवरऑल मुल्क में सर्दी उतनी महसूस नहीं की जा रही जैसी हम किया करते थे। क्लाइमेट चेंजेस के असरात है, जैसे हमने पहले बात की है। अब इस्लामाबाद के बाद हम रुख करेंगे पेशावर का, जहाँ पर कम से कम टेम्परेचर 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। तो बेहतर ये है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ रखें और अपने घर के इर्द गिर्द जो जगह हैं उनको भी कोशिश करें कि हम लोग एटलीस्ट गंदा ना करें, अपनी अपनी जिम्मेदारियाँ अदा करें। तो क्लाइमेट चेंजेस जो हैं इससे हम जितने मुतासर हो रहे हैं,
चीज़ें अगर हम फर्दन अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे तो काफ़ी बेहतर हो सकती हैं। लाहौर में हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि लाहौरी कितनी ठंड महसूस कर रहे हैं। खुरम बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर के अगर मौसम की बात करते चलें तो शहर में मौसम सर्द होता चला जा रहा है। दिन ब दिन जो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता चला जा रहा है और सर्दी की शिद्दत के साथ साथ अगर बात करें तो फॉग बहुत ज़्यादा है, धुंध बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हद निगाह भी शदीद मुतासिर है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर लाहौर में जो है वो 14 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, जबकि कम से कम दर्जा हरारत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह क्योंकि लाहौर में धुंध बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशन भी मुतासिर है और इस धुंध के बायस, क्योंकि ठंड में ज़्यादातर धुंध जो है वो दिखाई दे रही है और धुंध का राज है, तो जिसकी वजह जो है मोटरवे भी मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए जो है उसको मद कर दिया जाता है। और जिस मकाम पर हम मौजूद हैं यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कड़ाकेदार जो है वो ठंड पड़ रही है और हद निगाह में भी वाज़िया जो है वो कमी भी दिखाई दे रही है। हद निगाह में कमी के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी भी जो है वो शदीद मुतासिर है। लेकिन अगर कहा जाए कि ज़िंदा दिलाने लाहौरी उस ठंड को भी जो है वो इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कभी सालों में ऐसी ठंड जो है वो नहीं पड़ी जो इस साल जो है वो ठंड रिकॉर्ड की जा रही है। और अगर कहा जाए तो कड़ाकेदार ठंड जो है वो लाहौर में पड़ रही है और हर शहरी जो है वो मुझे लग रहा है कि ना लाहौरी जो है ना उनको सर्दी बहुत लगती है, तभी आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड महसूस की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका खुरम, आप हमारे साथ मौजूद रहे। वैसे ओवरऑल अगर बात की जाए ना तो उतनी सर्दी नहीं है जैसी तारीख में पहले देखी गई है, लेकिन लाहौरियों को ज़्यादा लगती है। क्लाइमेट चेंजेस के असरात उस तरीके से शायद महसूस नहीं कर रहे, लेकिन हमें अपना ख्याल रखना है, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना है, बच्चों को घर में रखें, बुजुर्गों को घर में रखें, नमूनिया से बचें। अब वापस चलते हैं मुदस्सिर के पास। जी बहुत शुक्रिया सैरिश, आप हमें आगाह कर रहे थे, लेकिन अब हमें एक ब्रेक की जानिब बढ़ना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर कुछ मज़ीद मौज़ूआत होंगे, कुछ मेहमान होंगे, इस पर बात होगी। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब हमें बात करनी है उसी मुद्दे की जिस पर मेरा ख्याल है कि अब तकरीबन सभी सहाफ़ियों ने बात करना शुरू कर दी है, क्योंकि इलेक्शंस बिल्कुल सर पर हैं और बात यही हो रही है कि जी आगे मैनिफेस्टो में रोड मैप क्या होगा मुआशी मामलात को देखने के लिए। तो सियासी जमातों के मंशूर में बुलंदो बाला दावे और मुतादिद वादे, पाकिस्तान भर में अवाम को वोट के बदले जिन जिन मरातों की पेशकश की जा रही है, क्या वाकई उनकी फराहमी इतनी आसान होगी? IMF शराइत से हटकर क्या एक पाकिस्तानी सियासी जमात या हुकूमत पाकिस्तान अस खुद भी आम पाकिस्तान को कुछ देने के लायक होगी? मुदस्सिर, मेरे ज़हन में तो ये सवाल है। बिल्कुल, क्या वाकई पाकिस्तान के मुआशी हालात इस बात की इजाज़त भी देते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त कर दें, हर पाकिस्तानी को सेहत कार्ड मिल जाए? पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल में जो सरमायाकार हैं और बिजनेस कम्यूनिटी है उनका एतमाद कितना ज़रूरी है? क्या हालिया मुआशी हालात में सियासी जमातों का मंशूर काबिल अमल भी है या नहीं? इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। एक तरफ मुल्क की जो सिचुएशन है मुआशी तौर पर वो सबके सामने है, तो क्या डॉक्टर साहब ये मुमकिन है कि यहाँ बिजली भी मुफ्त मिल जाए, ये कहा जाए कि रिवर्स हो जाए ये सारी महंगाई और हालात बेहतर एकदम से हो जाए, जो सियासी जमातें अपने मंशूर में या अपने जलसों में दावे कर रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पहले तो ज़रूरत यह है कि बहुत रियलिस्टिक हो और बहुत ही जिसे कहेंगे अक्लमंदी से ये समझें कि मुल्क खड़ा कहाँ है। बड़ी मुश्किल से IMF का प्रोग्राम हुआ और कुछ हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है और हमारी जो इस वक्त की हुकूमत है उन्होंने मिलजुल कर एक ये स्मगलिंग, होर्डिंग, अफगान ट्रांजिट ट्रेड और डी-डॉलराइजेशन के प्रोसेस को थोड़ी सी तकवीत दी, तो आपको कुछ स्टेबलाइजेशन दिखाई दे रही है। अब रुपया ऊपर नीचे उस तरह नहीं जा रहा। पाकिस्तान में थोड़ी सी जो कीमतें हैं उनका बढ़ना अभी भी ऑन अ हायर रेट है, पर उसमें भी आई थिंक एक प्लेटो आउट सा कर गया है। कुछ मार्केट्स में रिवर्सल हुआ है। ये चीज़ें अभी आपको थोड़ी सी दिखाई देना शुरू हुई हैं। कुछ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जो $3 अरब से भी नीचे चले गए थे जून 2023 की बात कर रहा हूँ, वो वापस आए हैं। पर इसका कतई तौर पे ये मतलब नहीं है कि आपके लॉन्ग टर्म के जितने भी मसाइल खड़े हुए हैं, चाहे वो एनर्जी सेक्टर में हो, क्योंकि आपने जिक्र किया, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मैं भी चाहता हूं कि जो बिजली की कीमत और जो बिजली का यूनिट बहुत महंगा हुआ है उसको रिवर्स किया जाए, पर ऐसा मुमकिन नहीं होगा। देखिए, बी वेरी वेरी रियलिस्टिक कि पाकिस्तान का जो अगला आने वाला
1 साल 2 साल 3 साल हैं, वो एनर्जी के मसाइल, पाकिस्तान की जो टैक्सेशन और एक्सपेंडिचर के मसाइल, पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है उसको वापस लाने के लिए जो इकोनॉमी को डीरेगुलेट करना है उसके मसाइल। मैं वर्ड स्ट्रक्चरल इसलिए नहीं यूज़ करा कि इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना, मैंने 3 चीज़ें ही आपको एक्सप्लेन की हैं कि ये सारी मेहनत करेंगे तो नौकरियां क्रिएट होंगी, जब नौकरियां क्रिएट होंगी तो गरीब आदमी जो है बेहतर सही कह रहे हैं खाकान साहब, आपने बड़ी अच्छी की कि बी रियलिस्टिक। अब यहाँ पर हमें ये पता है कि जब जब चीज़ें महंगी हुई हैं तो हमें यही सुनने को मिला कि जी IMF की शराइत हैं। तो जब IMF की शराइत हैं तो वो तो जाहिर है वो तो फिर आपको पता है कि हर हाल में पूरी करना होती है, तभी हम उनके गुड बुक्स में रहते हैं। उनके गुड बुक्स में रहे तो हमारे दोस्त ममालिक भी हमें सपोर्ट करते हैं, वरना हमें बोलते हैं कि जी अपना ट्रैक आप लोग सीधा करें। अभी कैसे मुमकिन होगा नई आने वाली हुकूमत के लिए कि वो इस तरीके से महंगाई में कमी करे, हमें चीज़ें सस्ती मिलने लगे और ये पेट्रोल सस्ता हो, बिजली सस्ती हो, ये सब चीज़ें सस्ती हो जाए और IMF भी राजी रहे? इज इट पॉसिबल? तो आपने बहुत ही अच्छी बात सामने रखी। सो इसी से हम अगले 6 माह का एक प्लान सामने रख देते हैं मुल्क का, ताकि आई थिंक ऑल स्टेक होल्डर्स हम ये एक कंसेंसस बिल्ड करते हैं थ्रू मीडिया के करने को क्या है और लोगों की बका के लिए क्या करना है। पहले तो ये रियलाइज करना है कि 8 फरवरी की पहली ट्रांजिशन है पॉलिटिकल, पर मार्च अप्रैल में एक ट्रांजिशन होने जा रही है जिसमें हमने IMF का एक अरेंजमेंट जो आपको स्टैंड बाय है, जो आपको सिर्फ ब्रिज कर रहा है कि ये 9 माह गुजर जाएं, उसके बाद एक बहुत ही मेहनत तलब काम सामने खड़ा हो रहा है और वो है कि पाकिस्तान ने अपना एक होम ग्रोन प्लान तैयार करना है जो IMF को पेश करें और उस पर अप्रूवल लें, IMF के साथ निगोशिएट करें और वो निगोशिएट करें कि क्या पाकिस्तान की बका के अगले 3 साल के फैसले हैं जो हमने अप्रैल में करने हैं। और इसी बका में शामिल है कि एनर्जी की कीमतें बढ़ेंगी भी, बट ऐसे नहीं बढ़ेंगी क्योंकि एफिशिएंसी के मेजर्स लिए जाएंगे, पाकिस्तान के एनर्जी सेक्टर के जो फंडामेंटल मसाइल हैं उनको हल किया जाएगा। सो ये आपकी मैं रिपीट कर देता हूं कि कीमतें बढ़ेंगी बट उस शरह से नहीं बढ़ेंगी बिकॉज हम एफिशिएंसी मेजर्स लेंगे। पर आने वाले 2-3 साल के बाद जब हम इंडिजिनस यानी कि मुल्की ज़खायर से एनर्जी बना रहे होंगे, हम इंटरनेशनली नहीं डिपेंडेंट होंगे, तो इन कीमतों में एक इस्तेहकाम आ जाएगा। अभी रिसेंटली हम लोगों ने खबर पढ़ी थी जो कि बड़ी अच्छी खबर थी कि PIA को प्राइवेटाइज करने के हवाले से फैसला हो गया है और काम उस पर शुरू कर दिया गया है। आपके ख्याल में जो नई आने वाली हुकूमत है इसके लिए कितना ज़रूरी होगा कि वो इस तरह के इदारे जो कि बोझ भी हैं उनको प्राइवेटाइज जितनी जल्दी हो सके करे, कोई ऐसी पॉलिसी बने कि हर साल में 2-3 इदारों को प्राइवेटाइज कर दिया जाए, इसकी कितनी अशद ज़रूरत है? ये भी बात आपने बहुत अच्छी सामने रखी है। क्या हम खुद स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस को कामयाबी से चला पाए हैं? मुझे अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि ऐसा नहीं हुआ। ना हम डिस्कोस को, ना हम जनरेशन कंपनीज को, ना हम PIA को, ना हम पाकिस्तान रेलवे को, हम इनमें से किसी को भी मुनाफा बख्श अदारा नहीं बना पाए। अगर ये बात सही है और इसमें बहुत बड़े एफिशिएंसी गेन्स पब्लिक के लिए हो सकते हैं, ये याद रखिए कि अगर एफिशिएंसी बेहतर होती है, डिलीवरी बेहतर होती है तो पब्लिक को फ़ायदा होता है। अगर ऐसा करना है तो पहले आने वाली हुकूमत को प्राइवेटाइजेशन कमीशन को एक फाल अदारा बनाना पड़ेगा, एक अच्छा चेयरपर्सन लाना पड़ेगा, वो खातून या वो जो भी मर्द होंगे वो उसको अदारा बनाएं, इन सब की कीमतों को ठीक करें, इन सब में वैल्यू ऐड करें और फिर प्राइवेटाइजेशन हर साल, आपने बहुत अच्छी बात सामने रखी, टारगेट सेट करें कि इस साल में ये होगा, अगले साल में ये होगा। आप में भी टारगेट मीट ना कर सकें पूरी तरह, बट एटलीस्ट एक डायरेक्शन हो। और तीसरी चीज़ आपको अगले 6 माह में ये करनी है कि एक बजट आने वाला है। अगर हम बजट में फिर उसी तरह के खसारे करते चले जाएंगे जो हम कर रहे हैं, हम पिछले 3 साल से 7 से 8% का खसारा करते हैं जो बुक्स पे दिखाई देता है, 2% का खसारा करते हैं जो SOEs में दिखाई देता है। याद रखिए कोई भी मुल्क 10% ऑफ GDP का खसारा कर रहा हो वो किसी तरह भी अपनी कीमतों को नीचे नहीं ला सकता बिकॉज उतने ही नोट छप रहे होते हैं। ये बहुत ही लेकिन डॉक्टर साहब ये आप जो बात कर रहे हैं निष्कारी के हवाले से इन इदारों का, तो इससे 2 चीज़ों में बहुत ज़्यादा बात होती है, ख़ासतौर पर सियासी जमातों के अपने स्टेक होते हैं कि ये इदारे, दूसरा आम आदमी ये कहता है कि अगर ये प्राइवेटाइज हो गए तो कीमतें मज़ीद यहाँ की बढ़ जाएंगी, चाहे वो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, पाकिस्तान रेलवे है या डिस्कोस भी जो काम कर रही हैं, खातर खा बेहतर काम तो नहीं कर रही, लेकिन इससे मज़ीद महंगाई भी बढ़ेगी, आम आदमी को हिट भी करेगा।
मेरे दोस्त, अगर मैं आपके सामने आपकी घर की मिसाल रखता हूं तो आप फिर कन्विंस होंगे कि मैं जो कह रहा हूं वो सही है। आपके घर बिजली आती है, आप मेरे दोस्त हो या एक मेरा बहुत अमीर दोस्त हो या एक मेरा वो दोस्त हो जिसके पास शायद उतनी रकूम नहीं है, तीनों मुझे ये कंप्लेन करते हैं कि बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर साहब कुछ कीजिए। पर इन तीनों दोस्तों ने मुझे कभी कंप्लेन नहीं किया कि मेरा मोबाइल का बिल बहुत ज़्यादा है या मेरा इंटरनेट का बिल बहुत ज़्यादा है या मेरे इंटरनेट की सर्विस उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। मैं 2 मुल्कों में काम करता हूँ, पाकिस्तान और एक बाहर, और मुझे दोनों में वही इंटरनेट की स्पीड मिलती है बिकॉज मैं प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन लेकर आया हूँ। मैं एनर्जी में वो मार्केट या प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन नहीं ला सका, वो एफिशिएंसी नहीं ला सका बिकॉज वो स्टेट में है। इससे आपको मालूम हो जाएगा कि जब कंपटीशन आता है, जब आपस में एफिशिएंसी होती है, जब पैदावारी सलाहियत बेहतर होती है तो कीमतें नीचे आती हैं। सारी कौम को इन 2 मिसालों को अपने सामने रखना चाहिए, फिर ये सोचना चाहिए कि आज वो किसी स्टेट के बैंक में जाना चाहते हैं जो स्टेट ओन करती हो, या वो एक छोटे से प्राइवेट सेक्टर बैंक में जाके अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, या वो फिनटेक पे घर बैठ के मोबाइल पे अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं, या वो ये चाहते हैं कि वो उसी मसाइल में फंसे रहें। अगर इन चीज़ों से निकलना है, इकोनॉमी को खाकान साहब, आपके ख्याल में थोड़ा सा ज़रा समझाइएगा नाजरीन के लिए। हम ये देखते हैं कि जब हुकूमत बनती है ना, उसके फौरी बाद जब बजट आता है तो हम ये देखते हैं कि फ़ौरन नंबर गेम शुरू हो जाता है, जीडीपी पे बात होना शुरू हो जाती है, अभी इतना था अभी हम माइनस में चले गए। जो नई हुकूमत बने उसको फौरी तौर पर किन चीज़ों पर काम करना होगा? जीडीपी के पीछे लग जाना है, रिफॉर्म्स भी साथ देख रही है, यानी कि एक साथ सब करना होगा, या फिर हमारा फोकस किस तरह हो, रोड मैप होना क्या चाहिए? नंबर 1 रोड मैप ये है कि पाकिस्तान कंसिस्टेंटली एक HR के क्राइसिस में है। इसको समझिए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि हमारी सोच आउटसोर्स्ड है। पाकिस्तान खुद कभी भी अपने अंदर अपनी पब्लिक सेक्टर में कोई भी काबिलियत को ऐड करने में नाकाम हो जाता है, इसलिए हम हर दफ़ा डिपेंडेंट होते हैं मल्टीलैटरल अदारों पे, कंसल्टेंट्स पे। पहला काम हुकूमत को ये करना है कि हर जो प्रोफेशनल सेटअप है, चाहे वो प्राइवेटाइजेशन है, चाहे वो एनर्जी है, फाइनेंस है, ये कलीदी अदारे हैं, इन्वेस्टमेंट है, ये 4 चीज़ों में आपको थोड़ी सी HR बिल्ड करनी है ताकि वो प्रोग्राम्स जिनका आप जिक्र कर रही हैं कि क्या स्टेबिलिटी, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या मेजर्स लेने हैं, उनको कैसे फॉलो थ्रू करना है। इन्वेस्टमेंट मुल्क में लाने के लिए अगर SIFC काम कर रही है तो उसको क्या बेहतर मौके लाने के लिए फीड किया जा सकता है। इसी तरह एनर्जी सेक्टर पे तो मैं यहाँ तक कहता हूँ कि एनर्जी सेक्टर मुल्क को रोके हुए है नौकरियां क्रिएट करने से। बहुत आसान ये गुफ्तगू है। उसको ठीक करने के लिए तो एक टीम बिठानी पड़ेगी एनर्जी सेक्टर स्पेशलिस्ट की, जिसमें फाइनेंस के भी हों, HR के भी हों, जो इंडिजिनस एनर्जी को लाने को भी समझते हो, डिस्ट्रीब्यूशन को भी समझते हो। 4 मेंबर टीम हो जो बैठे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी में, और उनका काम डेली चलाना ना हो, उनका काम हो कि इसकी एम्बियंस कैसे बनेगी कि 3 साल बाद मैं और आप ये कह रहे हो कि एफिशिएंट प्राइवेट सेक्टर लेड एनर्जी सेक्टर टेलीकॉम की तरह पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम की खिदमत कर रहा है। ये है पाकिस्तान का अगला 5 साल का एजेंडा जो हमने अभी आपके सामने रखा है, 6 माह का भी और 5 साल का भी। बाकी चीजें खुद ही फॉल इन लाइन कर जाएंगी। इसमें खाकान साहब दो पॉइंट्स बस मैं जाऊंगी, लास्टली फिर मुदस्सिर के ज़हन में सवाल होगा। एक तो मुझे ये बता दीजिएगा कि रेमिटेंसेस भी बड़ा मैटर इसमें करेंगे, हमारी पॉलिसीज रेमिटेंसेस को लेकर और एक टैक्स कलेक्शन को लेकर, ये भी बहुत, क्योंकि हमारे पास अभी जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो सिर्फ 3 महीने की इंपोर्ट्स के लिए हैं, तो पैसे तो बहुत कम है हमारे पास। तो हमें आगे ज़ाहिर गवर्नमेंट तो अगले महीने बन जाएगी, तो फौरी तौर पर इन चीज़ों को भी देखना होगा, वरना इंपोर्ट्स रुक जाएंगी, काम बंद हो जाएगा, फिर पैसा डॉलर्स नहीं होंगे, वही फिर हम उस क्रंच में आ जाएंगे, वही प्रॉब्लम्स होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 3 अरब डॉलर से नीचे के ज़खायर थे IMF के प्रोग्राम के साथ साथ इस वक्त 8.5 अरब डॉलर होंगे मेरा ख्याल है जब नेक्स्ट फिगर आएगा। इसको तकवीत देने के लिए यू हैव टू स्टे विद द IMF फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज आपने खुद एक बड़ा ही सादा गुफ्तगू करते हुए कहा कि बायलैटरल मल्टीलैटरल कमर्शियल लोन्स तब आते हैं जब IMF का प्रोग्राम इंटैक्ट होता है। ये मुल्क का 8 फरवरी से भी बड़ा ट्रांजिशन है जो मार्च अप्रैल में पाकिस्तान के सब स्टेक होल्डर्स ने कराना है। मैं इसको ओवर एम्फसाइज करूंगा, अंडर एम्फसाइज नहीं करूंगा। All the stakeholders have to ensure that Pakistan makes a smooth transition from the current standby arrangement into a IMF
extended fund facility with clarity and with no delay. और उसका प्रोग्राम भी खुद लिखना है, वो आज किसी टीम को बिठाना पड़ेगा जो वो प्रोग्राम लिख रही हो, इसका पॉलिटिक्स से अलहदा करके इसको हमें कामयाब बनाना है। आपने बिल्कुल सही बात की है, पर इसके साथ साथ आपको ये भी इंश्योर करना है कि आप ये जो बाकी काम हैं उनको भी शुरू करें, और रिजर्व्स को हमें अगले 3 साल में टारगेट करना है कि हम 15 से 18 अरब डॉलर पे ले जाएं, विच इज़ मोर देन 3 months ऑफ पाकिस्तान्स इम्पोर्ट्स। इम्पोर्ट पे अभी भी थोड़ी सी कदगन लगाकर ही चलाना पड़ेगा मुल्क को, और अभी स्टेबिलिटी अगले 6 माह से 1 साल जो है उसको इंश्योर करना पड़ेगा। जब ये रिजर्व्स हम बिल्ड कर लें, फिर हम ग्रोथ की तरफ दोबारा जा सकते हैं। उस असना में ग्रोथ के मेजर जो हैं अपनी जगह इंस्टीट्यूट करते चले जाना चाहिए। बिल्कुल ये है, लेकिन इस सारे अमल में पाकिस्तान की इकॉनमी जैसे बढ़ेगी, पाकिस्तान के आम आदमी का भी जो हमारे पास ढेरों टैक्सेस का एक बड़ा बोझ है उसको भी देखना है कि नीचे टैक्सेस और जो ज़्यादा आमदन वाले लोग हैं उनके टैक्सेस के मामलात को बेहतरी हो। बहुत शुक्रिया खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा करते हैं, और आगे कुछ सितारों का हाल, सितारों की चाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, अजीम जाफरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अजीम साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी पाकिस्तानियों का अब इस हवाले से क्या आपने देखा है, जायचा, सितारों की चाल, क्योंकि साल तो शुरू हो गया है और जनवरी का मिड आ गया है। जो मईशत की बात कर रहे हैं वो आपसे है कि क्या वाकई कोई हालात पाकिस्तानियों के बेहतर होंगे? नहीं, अभी फिल वक्त तो आप समझ लें कि अप्रैल लास्ट वीक तक तो ऐसे ही चलेंगे। अच्छा, मिड अप्रैल कह लें, चले हाँ यूं कह लें 15 अप्रैल तक। उसके बाद चेंजेस आएंगी पॉजिटिव। अच्छा, पॉजिटिव चेंज है उसके बाद जो है 15 जनवरी से लेके और 15 ऑलमोस्ट मार्च तक अच्छी पोजीशन में नहीं है। फिर अभी नेक्स्ट मंथ 4 या 5 फेब को वो जा रहा है मार्स, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। मार्स आपको पता है किसका होता है, सही, ठीक है ना। तो वो स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है। तो अभी ये है कि इकोनॉमी अगर आप देखा जाए तो वो आएगी 15 अप्रैल ऑनवर्ड्स। तो मार्स आप कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग होने जा रहा है 4-5 फेब को। 8 फरवरी को पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो क्या इसके असरात मार्स के होंगे इन इलेक्शन टाइम पे? ठीक है ना, क्योंकि मार्स जो है वो थोड़ा सा पावर में जाके, ठीक है, एक साइन अच्छा भी है मगर सेम टाइम उसका जो है एक अच्छा नहीं भी है। तो कोई थोड़ा सा कुछ डिले ना आ जाए इलेक्शन में, या कोई ऐसा कुछ ना हो जाए, या कुछ ना कुछ मतलब एक अच्छी पॉजिटिव वो नहीं है मतलब। और वैसे भी 8 फेब जो है वो अच्छी डेट रखी नहीं है इन्होंने। सही, तो हाँ चले आप ही इलेक्शन कमीशन को, सदर ममलिकत को ये भी बड़ा जरूरी था कि इल्मुल आदात वाले लोगों के, सितारों के लोगों से भी थोड़ा सा जानना चाहिए, हो इन चीजों पे। नहीं जानना चाहिए कि कौन सी डेट वेट रखनी चाहिए, ये भी बड़ा जरूरी है। बिल्कुल। अच्छा अजीम साहब, मुझे बताइएगा आपने वर्किंग को रखी है, ये बुर्ज जितने भी हैं उनके हवाले से पाकिस्तानियों का ये हफ्ता कैसा बाकी का गुजरने वाला? अभी तो शुरुआत है, आज मेरा ख्याल है बुध है, अभी भी बाकी है कुछ दिन, कैसा गुजरेगा ये हफ्ता? ये जो अब ये वीक स्टार्ट हुआ है ना, स्टार्ट तो खैर मंडे से हो चुका है, ये जो वेडनेसडे टू वेडनेसडे की हम बात कर लेते हैं, ठीक है ना। आज ये देखिए, अगर हम एरीज से स्टार्ट करें ना, तो एरीज के जरा कल और आज थोड़ा सा जो है ना खर्चों वाला दिन। अच्छा, ठीक है, हमारे तो रोजाना ही खर्चे हो रहे हैं अजीम साहब। आप एरीज हैं? नहीं एरीज क्या, सभी के हो रहे हैं, महंगाई इतनी है। बात ये होती है, जब मैं कह रहा हूँ खर्चे वाला दिन, तो आप उसको वो ना लें कि आज मैंने जी नाश्ता कर लिया तो मेरा तो खर्चा हो गया। इसका मतलब अननेसेसरी अनवांटेड खर्चे जो आप नहीं चाहते तो आप पे डस पड़ गई, वो वाली बात होती है। सही। अच्छा, उसके बाद लेंगे हम टॉरस का। ये एरीज का हो गया कि जी अब कल से इनका बेटरमेंट शुरू हो जाएगी। सही। अपनी थोड़ा सा सेहत डाउन थी तो वो भी कल से सेट हो जाएगी पूरा वीक। फिर टॉरस का हाँ अच्छा है, इनकम का कल से लेके जो स्टार्ट हुआ हुआ है, आने वाले 2-4 दिन बहुत अच्छे, और उसके बाद फिर नेक्स्ट वेडनेसडे से पहले फिर फाइनेंशियली गेन्स होगी और ज़हनी सुकून होगा। जेमिनाई वाले थोड़ा सा वीक चल रहे हैं। अच्छा, ठीक है ना,
केयर करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत वीक से मुराद इनके कामों में डिले, स्पेंडिंग, रुकावटें आ रही हैं। और आगे भी फिर 2-3 फेब से थोड़ा सा और एक फेज आ सकता है, अल्लाह करे ना आए, जिसमें थोड़ा सा आइसोलेशन में चले जाना, कोई डिप्रेशन वाली बात, ठीक है ना, कोई इस तरह का कुछ, या सडन लॉसेस कोई हो, ये क्या हो गया बैठे बिठाए, इस तरह का है। मगर उसकी कोई डरने की बात नहीं है, हर चीज़ की रेमेडी है। जेमिनाई वालों को चाहिए हमेशा बुध के दिन ग्रीन चीज़ का सदका, ग्रीन सब्जी किसी को डोनेट कर दें, इस तरह का कोई है। ये हो गया। उसके बाद आते हैं हम कैंसर पे। कैंसर वालों का ठीक है, अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह, कल से और अपने नेक्स्ट वीक तक इनका सबसे अच्छा चलेगा। मगर पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है, क्योंकि 15 जन से 15 फेब तक जो सन आया हुआ है इनके सामने, इनकी पार्टनरशिप ब्रेक हो सकती है, उसमें झगड़े हो सकते हैं, इनकी पर्सनल लाइफ में मियाँ बीवी के इख्तलाफात हो सकते हैं। उसके बाद बारी है लियो वाले, अब थोड़ा सा बिजी होते नजर आएंगे। काम को तो डरा के जा रहे हैं सीधा सीधा। या डराने पे तो आप पता नहीं क्यों नेगेटिव कैंसर है ना आपका। जी। आपको गाइड कर रहा हूँ कि भाई आगे एक खड्डा आ रहा है, आप इधर से मुड़ के इधर ले जाएं, तो आप उसको कहें नहीं आप तो डरा रहे हैं, खड्डा आ रहा है। नहीं, मैं यही पूछ रहा हूँ ना कि आप कह रहे हैं कि ये पर्सनल लाइफ, तो इनको फिर क्या करना चाहिए? जैसे आप जेमिनीज को बता रहे थे कि उनको ग्रीन जो है वो सदका देना चाहिए, तो फिर इनको भी तो इस चीजों से बचना है ना, कैसे बचना है? हाँ, इनको इस तरह बचना है कि ये ना कैंसर वालों को, जो कैंसरियन होते हैं, इनका चाहिए होता है इनको दूध या पानी का सदका सबसे बेस्ट होता है, ठीक है ना। और इनका टाइमिंग होती है मगरिब के बाद, चांद निकलता है आफ्टर सनसेट, ठीक है ना, सूरज डूबने के बाद। तो इसका सदका भी होता है पानी या दूध। अब वो पानी आप किसी मिनरल वाटर की बोतलें दे दें, मिल्क दे दें, जो मर्जी करें, ठीक है, ये होता है। अच्छा, लियो वालों पे बात आ गई थी, वो 6th हाउस में गए हुए, ठीक है ना। वो अब काम काज में भी ला रहे हैं, कुछ अपने वर्क एनवायरनमेंट में चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, कर्ज के मामला को ठीक करना शुरू करेंगे, ठीक है, ये उनका अब स्टार्ट हो गया। उसके बाद बारी है विर्गो वालों की। विर्गो और जेमिनाई, जैसे मैंने पहले कहा कि वीक हैं, तो जेमिनाई वाले जैसे वीक हैं, ऐसे विर्गो वाले भी वीक हैं, मगर जेमिनाई वाले से कम बेहतर हैं, ठीक है ना। उनकी निस्बत कम से कम ये बेहतर होंगे, मगर थोड़ा सा इनको अभी 2-3 फेब तक जरा एहतियात करनी है, उसके बाद ठीक हो जाएंगे, मजीद और अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद बारी है लिब्रा की। लिब्रा वाले अभी अच्छे चल रहे हैं अल्लाह का शुक्र, और मजीद अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। लिब्रा वालों को कोई टेंशन की बात नहीं है, ये पूरा वीक उनका अच्छा चलेगा। स्कॉर्पियो वालों का, हाँ, ये थोड़ा सा डिप्रेशन वाला फेज में चल रहे हैं कुछ पिछले तकरीबन आप कह लें कोई 1 महीने से। ये अभी थोड़ा सा इनका चलेगा नेक्स्ट 4 या 5 फरवरी तक, उसके बाद ये पावर में या स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अच्छा, उसके बाद बारी है सेक्रेटेरिएट की। बताइए वैसे आपने मुझे, क्योंकि मेरा स्कॉर्पियो है, दिखाई दे रही है। तो हाँ, फिर पावर में आ जाएंगे, इसका मतलब कहीं से कोई ऑफर आ सकती है, ऑफर आ सकती है अच्छी। उसके बाद बारी है सेक्रेटेरिएट का, वैसे ही अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। 1 जनवरी से इनका सितारा जो उल्टा था वो सीधा हो चुका है। ये अप्रैल के लास्ट वीक तक बहुत राइज करेंगे, बहुत अच्छा जाएगा इनका। सेक्रेटेरिएट वालों को कोई फिक्र की बात नहीं है। उसके बाद आगे कैप्रिकॉर्न वालों को थोड़ा सा एक्सपेंडिचर होंगे हेल्थ इश्यूज पे, ठीक है ना। हॉस्पिटलाइजेशन अल्लाह ना करे, ये इनका चला आ रहा है, तो उसमें अब थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, जैसे 15 को सन चेंज हुआ है, अब 4 को मार्स होगा, ये थोड़ा सा अब सही हो जाएंगे। वैसे ओवरऑल इनका कैप्रिकॉर्न वालों का भी ठीक चल रहा है। उसके बाद बल्कि कैप्रिकॉर्न वालों के पास तो कोई अच्छी अमाउंट आ रही है, या वो कोई बाहर का अप्लाई करें तो जॉब लग सकती है, या ट्रैवल कह सकते हैं आ सकता है। सही। उसके बाद जनाब एक्वेरियस वालों की। एक्वेरियस वालों का ठीक है, सही चल रहा है, ऐसा कोई ख़राब नहीं चल रहा। कोई अगर काम रुक नहीं रहे तो कोई वो भी नहीं हो रहे, मगर ओवरऑल देखा जाए तो ठीक चल रहा है उनका माशाल्लाह। कोई ऐसे फिक्र और परेशानी की बात नहीं है, बल्कि इस वीक इनको हो सकता है कोई अच्छी अमाउंट, कोई पैसा कहीं से, या कोई बोनस वगैरह की सूरत में, या कोई अगर जॉब लग जाए, ये हो। बोनस ना भी हो तो उनकी सैलरियां भी आ जाए तो फिर भी ठीक है। हाँ, अच्छा, सैलरियां। अच्छा, लास्ट में बारी है पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों की थोड़ी सी बल्कि एक अच्छी चीज होने जा रही है मेरे हिसाब से 18 जनवरी से। अच्छा, ठीक है ना। हाँ, कल से 18 है ना। एक चीज पॉजिटिव होने जा रही है कि वो थोड़ा सा ना उनको एक लगेगा कि जो एक कुछ पिछले 1 साल से कोई बंद चल रहे थे वो खुलेगा थोड़ा, खर्चे ज्यादा हो रहे थे। मेरी भी सुबह एक पाइसेस से बात हुई, जब बेचारे काफी परेशान थे। तो अल्लाह करे जो पाइसेस वालों की परेशानियां भी कम हो।
जी जी जी। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, पाइसेस सन साइन की बात मैं नहीं करता, मैं हमेशा मून साइन या असेंडेंट की बात करता हूँ। अच्छा, ठीक है, आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मून किस घर में था, या आपका टाइम ऑफ बर्थ के हिसाब से कौन सा असेंडेंट, वो एक्यूरेसी आती है, वो सन साइन से नहीं आएगी, फायदा नहीं है। फिर जनाब क्या कहते हैं, पाइसेस वालों का एक तो ये आ रहा है, फिर उनकी मजे की बात, उनको कहीं से ऑफर, कोई जॉब और कोई मकान खरीदना, कोई गाड़ी चेंज करना, उनका ये अब शुरू होने जा रहा है। तो पाइसेस वाले भी सेफ हैं। चले जी, जबरदस्त। नहीं, आपने बड़ी अच्छी बातें ये सारी बताई हैं। तो अजीम साहब, आपको की जहमत हम देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आपने सुबह उठते ही हमारे लिए वक्त निकाला। अल्लाह करे आपका पूरा दिन बहुत अच्छा गुजरे, और जिनके बारे में आपने बताया वो लोगों का भी दिन अच्छा गुजरे, और साथ ही वो लोग जो हैं अपना दिन के साथ जो सदके वगैरह की बात वो जरूर करने चाहिए। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर कुछ मजीद बात होगी। देखते रहिए दुनिया बोल है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक। और अब बड़ी ज़बरदस्त खबर है, और बड़ी मुझे तो खुशी होती है ऐसी खबरें शेयर करते हुए और ऐसे लोगों से आपकी मुलाकात करवाते हुए। लाहौर में जो NCA है, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, उसके जो तलबा ग्रुप है, उन्होंने जदीद और लग्जरी वाटरक्राफ्ट बोट और इलेक्ट्रिक हेवी बाइक और हाइब्रिड मोटरसाइकिल के मॉडल्स तैयार कर लिए हैं। तो ये वाटर बोट को बिल्कुल जिद्दत देना, इस पे हम बात करेंगे। फातिमा इकबाल हमारे साथ मौजूद हैं। फातिमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये कैसे ख्याल आया और ये क्या जो आपने प्रोजेक्ट बनाया, बेसिकली ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोजेक्ट का मुझे ख्याल इस तरह से आया था कि अगर हम बाहर के मुल्कों में देखें तो उनके पानी में बहुत खूबसूरत किस्म की कश्तियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन अगर हम पाकिस्तान की सीनिक ब्यूटी की बात करें तो पाकिस्तान किसी यूरोप या किसी और मुल्क से कम नहीं है, और यहाँ के सीन्स भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं। लेकिन यहाँ के पानी में चलने वाली अगर हम बोट्स की बात करें तो वो वही पुरानी लकड़ी की बोट्स होती हैं, चप्पू से चल रही हैं या फिर बंदा इंजन हाथ से हिला रहे। तो मुझे इसलिए इस पे काम करने का एक तो मौका मिल गया था कि मेरा थीसिस का काम था, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना इस फील्ड को टच करें, और यहाँ पे इतनी खूबसूरत अगर ब्यूटी है तो इसके अंदर चलने वाली वाटरक्राफ्ट भी उतनी ही प्यारी एक डिज़ाइन होनी चाहिए। अच्छा, तो फातिमा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि इस पे लागत कितनी आई, कितना वक्त लगा, इसमें जो टेक्नोलॉजी आपने यूज़ की है वो कैसी है, कुछ AI की मदद से कोई हेल्प ली है, किस तरह किया है आपने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट? इसकी कॉस्ट आई थी 60 लाख विदाउट इंजन, और अगर इसका मैन्युफैक्चरिंग टाइम करें तो वो ऑलमोस्ट 6 मंथ्स का था, लेकिन ये पूरे 1 साल का प्रोजेक्ट था। उससे पहले काफ़ी रिसर्च वगैरह चलती रही, डिज़ाइन फेज चला था और बाद में मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो गई थी। अच्छा, तो आपकी इस बोट में, कश्ती में क्या ऐसी इनफरादियत क्या है? बोट्स तो हम देखते हैं बाहर भी बड़ी ज़बरदस्त हैं, आप कराची हैं, हम आपको बड़ी यहाँ ज़बरदस्त किस्म की बोट्स दिखाएंगे। यहाँ भी कुछ लोगों ने अपनी प्राइवेट रखी हुई हैं, लेकिन आपकी बोट कैसे डिफरेंट है, क्या है उसमें? दिस इज़ द फर्स्ट कैबिन बोट इन पाकिस्तान। इस छोटे स्केल पे एक पूरा हाउसिंग फैसिलिटी मैंने अंदर दी हुई है। अच्छा। उसके अलावा अगर हम इसके हल की बात करें तो इट्स अ डबल हल बोट। उसका एक आउटर हल है, अंदर PU फोम की बॉयंसी सेल्स लगे हुए हैं, और एक और हल है। उसका मेन एडवांटेज ये होता है कि इन केस ऑफ एक्सीडेंट्स अगर कहीं ब्रेकेज वगैरह हो जाता है या कहीं होल हो जाता है तो उस केस में मतलब डैमेज होगा, लेकिन कश्ती डूबेगी नहीं क्योंकि इंसुलेशन हुई हुई और अंदर एक और हल है। और उसके अलावा मैंने इसके अंदर रिक्रिएशन फैसिलिटी के लिए फ़िशिंग और पैरासेलिंग का मेन फीचर रखा था। फ़िशिंग के लिए बोट के अंदर एक लाइव वेल है, उसका मेन मकसद यही होता है कि उसके अंदर पानी होता है और वो पंप होता रहता है थोड़े थोड़े टाइम बाद, ताकि आप जो मछली वगैरह पकड़े वो बाय द टाइम यू रीच बैक वो फ्रेश रहे और आप घर जाके ताज़ा पानी से मछली निकालें। सही। अच्छा, थोड़ा सा मुझे बताइएगा इस हवाले से फातिमा के जो इसमें फंक्शंस हैं, यहाँ पर जो सिस्टम आपने इसमें इंस्टॉल किया है इसको ड्राइव करने के लिए, वो किस तरह का है? इसके स्टीयरिंग पावर स्टीयरिंग है। उसका मतलब ये होता है कि इजी टू मैनूवर है, आराम से आपको ज़्यादा ताकत नहीं लगानी पड़ी, आप एक हाथ से भी चला सकते हैं। उसके अलावा इसमें GPS सिस्टम लगा हुआ है जो कि रात को कश्ती चलाने में आपकी हेल्प होती है। अगर हम इसकी थोड़ी सी और फीचर्स की बात करें तो इसकी रूफ़ के ऊपर मैंने सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, और उसका मेन एडवांटेज ये है कि जो इसमें बैटरीज़ हैं उन बैटरी से जो साउंड सिस्टम चल रहा है, माइक्रोवेव वगैरह, आपकी चार्जिंग पोर्ट्स वगैरह, वो उससे रन होती हैं।
तो फातिमा, मार्केट में क्या किसी ने आपसे कांटेक्ट किया है कि भाई आप अपनी इस शाहकार को, इस टेक्नोलॉजी को आप हमसे शेयर करें, या फिर हम इसको वास्ट लेवल पर इस पर एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं? किसी ने कांटेक्ट किया आपसे? अभी तक मार्केट में तो कांटेक्ट नहीं किया, लेकिन ये मेरा फर्स्ट वेरिएंट है और इस पे भी और बहुत काम होने को है। तो इंशाल्लाह जब मैं इसको पूरा कंप्लीट करूँगी तो फिर मार्केट में भी इसको लेके आएंगे और हम पानी में भी इसको देखेंगे। अच्छा, ये अगर अमूमी तौर पे बात करें, आप करें कि 60 लाख आपका जो है इस पर ख़र्च भी हुआ है, लेकिन क्या ऐसी बोट्स अगर इंटरनेशनली आप जिनका हवाला भी दे रही हैं, वहाँ पर भी इसकी कीमत लगभग कितनी है, या ये महंगी है पाकिस्तान के लिहाज से 60 लाख? अमूमन मार्केट में ऐसी बोट की प्राइस क्या ज़्यादा है? असल में ये फ़र्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि फ़र्स्ट वेरिएंट है, उसमें 60 लाख की कॉस्ट इस तरह से आई है कि बिल्कुल ये स्टार्ट से बना था। इसमें मोल्ड्स, इसके पहले पैटर्न्स बने थे, मोल्ड्स बने थे, डाइज वगैरह, तो वो क्योंकि अगर ये मैस प्रोडक्शन में जाएगी तो ऑब्वियसली इसकी प्राइस इस तरह से कम हो जाएगी। लेकिन क्योंकि अभी फ़र्स्ट टाइम बना है तो इसका सब कुछ फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट से बना था। फातिमा, फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? क्या अपने हवाले से आप सोच रखती हैं क्या करना है, कैसे करना है? क्या आप अकेली हैं या आपकी कोई टीम ग्रुप है जो आप लोग मिलकर ये काम कर रहे हो? डिज़ाइन फेज़ के अंदर तो मैं बिल्कुल अकेली थी, लेकिन ऑब्वियसली मेरे टीचर्स वगैरह साथ थे जो हेल्प कर रहे थे। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पार्ट पे ये हमारा फैमिली बिजनेस था, तो समझे कि एक तरह से हर किसी की हेल्प थी मैन्युफैक्चरिंग फेज में, काफ़ी लोग थे उसमें काम कर रहे। तो ये कश्ती बनाने का क्यों ख्याल है? मतलब बारिशों में बचपन में कागज़ की कश्तियाँ बनाया करती थी कि आपको कश्ती बनाने के ख्याल है? मुझे इन जनरल बोट डिज़ाइनिंग बहुत फैसिनेट करती थी, तो मेरा थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट था कश्तियों में और उनके डिज़ाइन वगैरह में। एक मौका मिल गया था करने का। ज़बरदस्त, कीप शाइनिंग, ऐसे ही काम करती रहें और अपना नाम मुल्क का भी और अपने पेरेंट्स का भी आप ऐसे ही रोशन करती रहें। बहुत शुक्रिया वक्त निकाला और हमसे बात की। अभी दरअसल एक ब्रेक लेना है। बिल्कुल, ब्रेक लेते हैं जी। कागज़ की कश्ती वो बारिश का पानी, ब्रेक लेते हैं। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त डॉक्टर हनीफ सईद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का बुलाने के लिए। और जब आप आ जाते हैं तो फिर सबको पता चल जाता है कि हमने बात क्या करनी है। हमने बात करनी है खूबसूरती की, क्योंकि ये हो ही नहीं सकता कि वो खवातीन जो इस वक्त, यहाँ फिर वो मर्द हजरात भी जो ब्यूटी कॉन्शियस है। मैं यही कहने लगा था ये हमेशा खूबसूरती को खवातीन के साथ नहीं, बहुत वैलिड क्वेश्चन है। नहीं, मैंने तभी फौरन से जिक्र कर दिया ना मर्दों का भी किया ना। तो वो मर्द और खवातीन जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो जाज़िब नज़र देखें और हर कोई उनकी तारीफ करे। तारीफ सुनना किसको अच्छा नहीं लगता? तो ये मुमकिन ही नहीं कि हम उनके लिए कुछ ना कुछ नया बताएं ना, या फिर उनको सिखाएं ना। तो इसी मकसद के लिए डॉक्टर साहब को हमने दावत दी है और बात हमने करनी है सर्दियों के असरात की और गिरते बालों की और इस मुरझाती स्किन की। ये कैसे दोनों चीज़ें जो हैं, क्या मुझे डेली बेसिस पे बायोटिन खानी है, क्या मुझे विटामिन सी की क्रीम्स खरीद कर लगानी है, मुझे खर्चा करना है तो ही मैं खूबसूरत दिखूंगी? ये बताइए डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो आपने कहा कि डॉक्टर हनीफ आ गए तो बात होगी खूबसूरती की, तो इट्स ऑनर फॉर मी। तो मुदस्सिर ने लेकिन उसके साथ ही कहा कि जब ये खूबसूरती की बात होती है तो ये आप औरतों तक क्यों महदूद कर देते हैं? मतलब स्ट्रिक्टली ना। तो खूबसूरती के पैरामीटर्स जो हैं तो मर्दों में और औरतों में मुख्तलिफ होते हैं, ठीक है। मर्दों को खूबसूरत की बजाय हैंडसम का लफ्ज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, वो ज़्यादा मर्दाना लगता है। और लेडीज़ के लिए जो दो खूबसूरती का लफ्ज़ भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खूबसूरती का भी इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अच्छा, आपने कहा कि क्या है, मतलब सीज़न जो है वो तब्दील हो गया है और स्किन जो है तो वो बहुत ज़्यादा सबकी, मुझे ज़्यादा पैसे नहीं खर्च करने। अच्छा, पैसे नहीं खर्च करने, आसान सी चीज़ें जो लोग घर बैठ कर जो है तो वो इस्तेमाल कर सकें। देखें, जैसे जैसे सीज़न तब्दील होता है, गर्म मौसम जा रहा होता है, सर्द मौसम आता है, तो हमारे जो खासतौर पे कराची का एनवायरनमेंट है, पूरे मुल्क की भी बात करेंगे हम, लेकिन कराची के एनवायरनमेंट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर जो हवाएं चलती हैं वो खुश्क होती हैं। यहाँ की सर्दी जो है वो खुश्क होती है, जबकि अगर हम पंजाब साइड पे चले जाएं जो समंदर से दूर इलाके हैं तो वहाँ सर्दी हमसे ज़्यादा पड़ती है, लेकिन वो खुश्क नहीं होती, नम होती है, वो अंदर की तरफ घुसती है। ये जो खुश्क सर्दी होती है या जो खुश्क हवाएं होती हैं, बेसिकली ये रीज़न है जो हमारी स्किन को और हमारे बालों को डैमेज कर रहा होता है, ठीक है। हम मेरे ख्याल पहले स्किन पे रहते हैं, जी स्किन, क्योंकि सस्ते नुस्खे बताने ना। तो आपने भी इंट्रो में ही कहा कि मैं क्या करूं, विटामिन सी की क्रीम लगा लूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, तो बहुत महंगी हैं चीज़ें। तो कुछ ना करें, बहुत 2-3-4 चीज़ों का ख्याल रखें।
स्किन को हमें ड्राई होने से बचाना है, ठीक है। तो स्किन पहले तो समझिए कि कितने टाइप की होती है, ठीक है, ड्राई, कॉम्बिनेशन एंड ऑयली। तो ऑयली स्किन वाले तो बड़े सुकून से बैठे क्योंकि उनकी ऑयली स्किन जो है तो वो नॉर्मल स्किन के अंदर जो है सीजन में कन्वर्ट हो जाएगी, उनको कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। उनकी बारी गर्मियों में आएगी, उनकी बारी गर्मी में आएगी और उनके एक्नी के प्रॉब्लम्स और जो भी हैं ब्लैक हेड वाइट हेड्स के प्रॉब्लम गर्मियों में बढ़ जाएंगे। अब सर्दियों में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है वो ड्राई स्किन वालों को होता है, या तो कॉम्बिनेशन स्किन वालों को या ड्राई स्किन वालों को। तो मेरा ख्याल है कि हम ड्राई स्किन वालों की बात करते हैं। अब जो ड्राई स्किन वाले होते हैं उनकी एक तो चेहरे की स्किन ड्राई हो जाती है, फटना शुरू हो जाती है, ठीक है, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, लिप्स के ऊपर लाइनिंग शुरू हो जाती है, जो उनकी क्रो फीट्स हैं या फाइन लाइन रिंकल्स हैं ड्राइनेस की वजह से वो नुमायाँ हो जाती हैं, ठीक है, नेक की लाइनिंग्स जो है वो नुमायाँ हो जाती हैं, हाथों पर जो है तो ऑरेंज पील अपीयरेंस यानी कि हाथों की स्किन ऐसी हो जाती है जैसे ऑरेंज का जो छिलका होता है, झुरी झुरी सी होती है। तो बेस्ट चीज़ इसके आपने इसको मॉइस्चर रखना है, ठीक है। मॉइस्चर किस किस चीज़ से रखना है? सबसे पहले तो आपका साबुन होना चाहिए जो ऐसा हो जिसके अंदर जो ग्लिसरीन बेस्ड हो, जिसके अंदर मॉइस्चर हो, ऑयल्स हो। तो ऐसे बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग साबुन बहुत महंगे हो गए हैं आज, मेरा ख्याल है 400-450 रुपए का एक साबुन है जो इतना है, इतना तो करना पड़ेगा। लेकिन वो 400-450 वाला जो साबुन है वो चल जाता है फिर। हाँ, ये आपका पूरा सीजन निकाल लेगा। आप एहतियात से इस्तेमाल करें, उसको पानी में घुलने ना दें। हाँ, और उसको सिर्फ नहाने के लिए और उसके हाथ मुंह धोने के लिए इस्तेमाल करें, बर्तनों की चिकनाई साफ करने के लिए इस्तेमाल ना करें। तो सबसे पहले तो अपने सोप का इंतखाब कर लें कोई अच्छा सा, या बेहतर है कि स्किन स्पेशलिस्ट से लिखवा लें, ठीक है। और ऐसा हो कि मॉइस्चराइजिंग भी हो और अगर उसके अंदर ग्लूटाथाइन और विटामिन सी भी है तो वो आपका ब्राइटनिंग भी होगा। मॉइस्चराइजिंग प्लस एक तो ग्लूटाथाइन की आपने भी बात की, पता नहीं मैं कहीं खबर पढ़ी थी कि ये कैंसर में यूज होता है। हम दूसरी तरफ निकल जाएंगे, किसी दिन हम ग्लूटाथाइन को डिस्कस करेंगे और फिर डिटेल में डिस्कस। बस ये बता दें कि हकीकत है क्या? ग्लूटाथाइन इज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग एंड स्किन लाइटनिंग सब्सटेंस, ठीक है। इसके 3 बड़े मेन फंक्शन हैं। तो जब आपने कहा कि एंटी एजिंग और एंटीऑक्सीडेंट, तो डेफिनेटली ये एक फूड सप्लीमेंट है और ये कैंसरस सेल्स के खिलाफ भी काम कर रहा होता है। ओके, ऑलराइट, ठीक है, इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। और अच्छा, सस्ती बात आपने पूछी, तो इसके इंजेक्शंस तो बहुत ही महंगे होते हैं और जो कैप्सूल होते हैं वो बड़े रीजनेबल होते हैं। लेकिन आप बहुत घर बैठे, जैसे आपने कहा कि बिल्कुल आसान सा नुस्खा, तो जितने भी रसदार फल होते हैं ना उनमें विटामिन सी के साथ साथ ग्लूटाथाइन भी मौजूद होता है। और सबसे वाफिर मकदार में जो एक्सट्रीम ग्लूटाथाइन की मकदार होती है वो तरबूज में होती है, जो कि हमारे मुल्क में बहुत सस्ता कंपैरेटिवली दूसरे मुल्कों के मुकाबले में मिल जाता है। तो जब भी तरबूज का सीजन आएगी जी, अपनी स्किन की रंगत को बेहतर करने के लिए और उसमें ग्लूटाथाइन हासिल करने के लिए एज एन एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एजिंग, तरबूज ज्यादा से ज्यादा खाएं। और मैं सख्त खिलाफ उन लोगों के जो कि शरबत डाल के तो तरबूज खाते हैं, उसमें मीठा डाल देते हैं, बिल्कुल मीठा शरबत डाल के। नहीं, ऑर्गेनिक हो पूरा, आप भले उसको शरबत की शक्ल में बना लें, लेकिन उसमें एडिड शुगर ना करें। शुगर डालेंगे फिर बॉटल पूरी वो रेड, देखें लाल शरबत की डाल के तो कुछ टेस्ट बड को ना, कुछ चीजों को बेहतर करने के लिए आपको कुछ टेस्ट बड पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब आप वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ बिल्कुल, एक तो साबुन जिसके अंदर ग्लिसरीन मौजूद हो, जो मॉइस्चराइजिंग सोप हो, मिलते हैं, आम भी मिल जाते हैं, लेकिन डॉक्टर से लिखवा लें वो ज़्यादा बेहतर है। सही। अच्छा, उसके बाद आप जब शावर लेते हैं या मुद होते हैं तो सर्दियों के सीज़न में दिल चाहता है कि बहुत गर्म गर्म पानी हो, तो बिल्कुल हो, लेकिन इतना गर्म ना हो कि वो आपकी स्किन के मॉइस्चर को भी बहा कर ले जाए। मतलब दरमियाना सा गर्म हो कि आपको सर्दी भी ना लगे और आप शावर भी ले लें और फेस वॉश भी करें, नीम गर्म टाइप के पानी। अच्छा, जब आप कोई, या फिर बहुत सारे मॉइस्चराइजिंग बॉडी लोशंस आते हैं, ठीक है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होते हैं, लेकिन 2 तरह के मॉइस्चराइजर होते हैं, एक वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर और एक ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर। अच्छा। ठीक है, तो नहाने के बाद आप बॉडी पे अगर बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं है तो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर जो है तो वो अप्लाई कर लें। और चेहरे के लिए जो है तो जैसे आपने कहा कि विटामिन सी, क्योंकि स्किन फट रही होती है, उसमें फाइन लाइन्स एंड रिंकल आ रहे होते हैं, तो विटामिन सी और हाइलुरोनिक एसिड की कॉम्बिनेशंस आते हैं, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशंस होते हैं। वो ना सिर्फ आपकी स्किन को रिपेयर करते हैं, एंटी एजिंग इफेक्ट करते हैं, बल्कि एक उसको नॉर्मल नेचुरल मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। मॉइस्चर तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन डॉक्टर साहब जो पहले से किसी के एक्नी के स्कार्स हैं या निशान है जिनसे स्किन आपकी क्लियर नहीं लगती, आजकल तो आपको पता है हम लोग सोशल मीडिया देख के, ट्यूटोरियल्स देख के ग्लास स्किन चाहते हैं कि बिल्कुल कोई निशान ना और साफ सुथरी हो। अभी हम बात कर रहे हैं कि स्किन को कैसे इस मौसम में बेहतर रखा जाए, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। एक्नी स्कार के ऊपर पूरा 1 घंटे का प्रोग्राम किया जा सकता है, उसके ट्रीटमेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें वेम्पायर ट्रीटमेंट भी होता है, सब्सिजन होता है, फ्रैक्शनल रीसर्फेसिंग लेजर होता है, थ्रेडिंग होती है, मैश डाला जाता है, मतलब देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स, प्लस कुछ सिलिकॉन टाइप के स्कार जेल्स वगैरह होते हैं। लेकिन वो जो जेल होते हैं, ये दवाएं होती हैं, स्कार्स पर इतनी इफेक्टिव नहीं होती हैं अनटिल अनलेस जब तक कि आप उन प्रोसीजर से ना गुजरें। और प्रोसीजर्स भी आपको एक्सपर्ट्स हैंड से कराने हैं, बजाय
इररिस्पेक्टिव के नॉन एक्सपर्ट हैंड से सोशल मीडिया पे ऐड देख के आप अनट्रेन्ड हैंड्स में चले जाएं और बजाय आपका प्रॉब्लम ठीक होने के मजीद पेचीदा हो जाए। अच्छा, मेरे कहने का मतलब ये था कि जो अभी आप हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी का मिक्सचर बता रहे हैं, मे बी इन स्कार्स को भी लाइट करता हो। हाइलुरोनिक एसिड जो है वो बेसिकली आपके जो ओपन पोर्स होते हैं, क्योंकि एंटी एजिंग है ना, तो आपके ओपन पोर्स को जो है तो वो मिनिमाइज करता है, आपको एजिंग होने से बचा रहा होता है, तो बहुत इफेक्टिव है। इस्तेमाल का सही तरीका क्या? जब भी आप फेस वॉश करें उसके बाद जो है तो मैंने सुना है कि बगैर वाटर के बगैर इसको नहीं यूज करते विटामिन सी को। नहीं, हाइलुरोनिक एसिड नहीं, आज के बहुत 1% या 2% हाइलुरोनिक एसिड विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड के सीरम के साथ मिक्स आता है। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप सिंपल विटामिन सी का सीरम इस्तेमाल कर लें। देखिए क्रीमों का जमाना पुराना हो गया, ठीक है, अब जो है तो वो सीरम्स एक्सेप्टेबल हैं और उनके इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, उनकी पेनिट्रेशन बहुत अच्छी होती है, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। अच्छा, लेकिन अभी हम सस्ते नुस्खों की तरफ भी आएंगे ना, अगर हम इससे निकलें तो डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा बात की जाती है कि यार सर्दियों में स्किन जो है अच्छा खासा रंग होता है, जैसे सर्दी शुरू होती है डल होना शुरू हो जाता है, हम लोशन लगा रहे हैं उसमें डल हो रहे हैं, इसकी क्या? नहीं, उसकी रीज़न यही है कि वो स्किन मुरझा रही होती है, स्किन की शाइनिंग खत्म हो रही होती है, उसका नॉर्मल जो मॉइस्चर है, ग्लो है, वो कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से स्किन कंपैरेटिवली देखने में डल लगती है। अगर आप बहुत बच्चों को देखें तो उनको हाथ लगाएं तो यहाँ उनके छोटे छोटे काले काले जो है तो वो ड्राइनेस के जो है तो वो पैचेस भी नजर आ रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, बच्चों की स्किन वैसे ही बहुत सेंसिटिव होती है। यही मैं कह रहा हूँ कि बच्चों को तो डरती है ना माएंगी लोशन और ये नहीं, बिल्कुल बेबी लोशंस भी बच्चों के लिए मिलते हैं, बच्चों के सोप्स भी होते हैं, बेबी सोप्स होते हैं, मॉइस्चराइजिंग सोप। मॉइस्चराइजिंग सोप तो बहुत मतलब सेफ है, आप खुद भी ले सकते हैं, डॉक्टर से मैं कहता हूँ मशवरा करने की भी जरूरत नहीं है। अच्छा, अब आ जाएं, एक तो विटामिन सी हो गया, उसके बाद दो तरह के मॉइस्चराइजर होते हैं। थोड़ा सा मैं इसीलिए चाह रही हूँ हाइलुरोनिक एसिड पे रहना कि बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो सिर्फ आपको सुन के खरीदने चली जाएंगी और उसके इस्तेमाल का तरीका उनको ठीक पता नहीं होगा। एक काम कर लें कि सिर्फ विटामिन सी का सीरम ले लें, ठीक है। सिर्फ विटामिन सी का सीरम ले लें और उसको जो है तो दिन में जितनी मर्तबा चाहें उसको इस्तेमाल करें। उससे ना सिर्फ ये कि स्किन ब्राइटनिंग होगी, स्किन रिपेयर भी होती जाएगी। विटामिन सी का सिरप जो है वो सीरम जो है वो सब स्किन के लिए जो ड्राई और कॉम्बिनेशन स्किन है, ऑयली स्किन के लिए नहीं है, ठीक है। अगर ऑयली स्किन भी इस सीजन में ड्राइनेस इतनी हो गई है कि ऑयली स्किन वाले भी फील कर रहे हैं कि ड्राई हो रहा है, तो वो सेफली विटामिन सी का सीरम इस्तेमाल करें। हमारे तो सिर्फ यहाँ पे ऑयल आता है, मतलब नोज के साइडों पे। इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन स्किन ना, कुछ पोर्शन ऑयली है और कुछ पोर्शन जो है तो वो नॉर्मल है या ड्राई है। ये बहुत डिफिकल्ट स्किन होती है क्योंकि फिर इस पे प्रोडक्ट का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना पड़ता है। इस एरिया की जो है तो वो क्लींजिंग अलग होगी, इस एरिया की क्लींजिंग जो है तो वो अलग होगी। लेकिन मुश्किल अभी क्लींजिंग जाके करेंगे, डॉक्टर साहब को याद कर रहे होंगे। अच्छा, अब इसके बाद हम आ जाएं कि नेचुरल क्या चीजें हैं जिनको हम इस सीजन में इस्तेमाल करें और अपनी स्किन को जो है तो वो ग्लो करें और घर बैठे जो है तो वो फायदा हासिल करें। तो सबसे पहले तो एक बहुत आसान सा नुस्खा बता देता हूँ स्किन को एंटी एजिंग से बचाने के लिए, ये नॉरिश रखने के लिए। 2 लीटर पानी, आधा लेमन, ठीक है, और 1 पिंच पिंक सॉल्ट जिसको कहते हैं, पिंक सॉल्ट, ये एक बना के रख लें। अगर उसमें पुदीना भी डालना चाहते हैं तो वो भी डाल लें, खीरे के पीसेस भी डाल लें। ये एक आपका एंटी एजिंग एंटीऑक्सीडेंट जो है तो वो तैयार हो जाएगा, टॉनिक तैयार हो जाएगा। इस 2 लीटर को डिटॉक्स वाटर कह लें। इस 2 लीटर को आप थोड़ा करके पूरे दिन में पी लें। यकीन माने कि आपकी स्किन, लेकिन इसको हैबिट बनाएं, एक दिन में नहीं होगा, आपकी स्किन ग्रेजुअली जो है तो 2 लीटर पानी सर्दियों में वैसे लोग नहीं पी रहे, बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात भी है कि स्किन को इस मौसम में स्किन के मॉइस्चर को बैलेंस करने के लिए आपको वाटर का इंटेक दवा समझ के पीना पड़ेगा। लग रही है तो आपको अपने वाटर की मिकदार मुकर्रर करना पड़ेगी कि मुझे इतना पानी जो है तो जरूर पीना है। बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं, थैंक यू सो मच डॉक्टर, आप हमारे पास तशरीफ लाए और आपने बड़े ज़बरदस्त नुस्खे बता दिए हैं। अमल करना नाज़रीन अब आपका काम है। हमने डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा कर दिया, अब हमें भी आपसे इजाज़त चाहिए। मुदस्सिर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।